So guys, what's up? Welcome back to the amazing class of CA Inter Law, and we are going to revise the chapter of LLP, the chapter number 12, that is LLP Act 2008. Very good evening to all of you. Very good evening. Nancy, Pushpam, Tanishka, Shruti, Ritika, Anshuman, Nachiket, कृतिक, दर्श, शालू जी, प्राची जी, दर्शिता जी, एक बच्चे का नाम है सॉरी जी. वेरी गुड इवनिंग. चलो, सो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ एलएलपी. हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएलपी का चैप्टर, और एलएलपी का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब. चैनल को कर देना सब्सक्राइब, सो दैट you will get all the updates, you will get updates about all the videos. जितनी भी चीजें अभी अपलोड होने वाली हैं, MCQ सेशन आने वाले हैं वो अपलोड होने वाले हैं, ठीक है, और MTP के सेशन आने वाले हैं, और 1 डे बिफोर एग्जाम मैराथन होने वाली है. सो आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे, तो वो सारी अपडेट्स मिलती रहे, इसलिए बस आप क्या कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और जो सारी चीजें रहेंगी, जो कोई टेलीग्राम में कोई क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा, दैट आई विल अपलोड इन द टेलीग्राम ओनली, तो वो आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा. सो प्लीज उसको अपडेट करके रखना, एक तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना और एक यूट्यूब सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है. बस ये दोनों चीजों से कनेक्टेड रहना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है. राइट सर, ठीक है सर. और वीडियो को कर दो लाइक, निकम्मो लाइक कर दो फटाफट. इतने तुम एक बार टैक्स नहीं लगता है, देयर इज नो नीड ऑफ टैक्स. एंड चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट 2008, और इसकी रिवीजन करेंगे. लास्ट में जाकर अपन क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे. वीडियो लाइक करनी है, क्यों नहीं करनी वीडियो? अगर भगवान, आज मैं बोलूंगा ही नहीं, अब तुम देख लेना आपके आप मैंने क्या ही बोला होगा, ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. सर ये क्या ड्रामा है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? व्हाट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप? सुनना जरा, एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है. मैंने बोला लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता क्या था, पहले ना वही घिसा पिटा पुराना पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस चला करता था. जिस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता था, जो पार्टनर्स होते थे उनकी अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी हुआ करती थी, और एक तरफ एक कंपनी का गवर्नेंस बेस्ड स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे कंप्लायंसेस थे, बहुत सारी गवर्नेंस थी, तो उसके हिसाब से कंपनी चला करती थी. मेंबर्स जो होते थे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती थी. तो ना हम चाहते थे कि हम दोनों के मजे उठाएं, हम चाह रहे थे दोनों के मजे मिले, मतलब हमको थोड़ा फील कंपनी वाला भी आए, थोड़ा फील पार्टनरशिप वाला भी आए. तो उसके लिए एक हाइब्रिड बनाया गया, उसके लिए एक हाइब्रिड, एक मिडवे निकाला गया, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ बिजनेस, एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस निकाला गया. उसको नाम दिया गया क्या, एलएलपी. सो व्हाट इज एलएलपी? एलएलपी इज बेसिकली द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. नाम में क्या है, इट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. है पार्टनरशिप ही, बट लिमिटेड लायबिलिटी वाली है, यानी कि इसके अंदर कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के होंगे, इसके अंदर कुछ फीचर्स कंपनी वाले होंगे. बिकॉज वी वांटेड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो पुराना चला आ रहा है, हम उससे थोड़ा ऑल्टरनेटिव कुछ नया चाहते थे. वी वांट समथिंग न्यू, वी वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप. वही पुराने वाली पार्टनरशिप, वी वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वही पुराने वाली कंपनी में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि उधर कंप्लायंसेस बहुत है, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है. पार्टनरशिप में लोग रहना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो इतना ज्यादा अनरेगुलेटेड है. अब लोगों को कहीं कुछ पसंद नहीं आता ना, एक तरफ तो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही अनरेगुलेटेड है, फिर पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है, तो उसमें भी पंगे हैं. यानी एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. उसके अपने एडवांटेज है और अपने डिसएडवांटेज है. हाँ या ना? हाँ सर. सो वी वांट समथिंग न्यू. हम लोग वो पुरानी वाली चीजों से बोर हो गए थे, सर वही चला आ रहा है, अब हमको कुछ नया चाहिए था. तो इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए, एलएलपी. वी केम अप विद द एलएलपी दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी एज वेल एज पार्टनरशिप. तो वही लिखा हुआ है कि कंपनी और पार्टनरशिप को मिलाकर ये एलएलपी का जन्म क्यों हुआ, व्हाट इज द नीड. ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, व्हाट इज द नीड ऑफ एलएलपी. एलएलपी की नीड क्या थी, हम एलएलपी क्यों लेकर आए.
So it is an alternative to the traditional partnership form with the unlimited personal liability and law based governed structure company वाला with the limited liability। जो वो दो स्ट्रक्चर पुराने चले आ रहे थे, हम उससे कुछ ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते थे, कुछ नया बनाना चाहते थे, तो वी केम अप विद द LLP and to enable the professional expertise entrepreneurial initiative and to operate in a flexible manner LLP Act 2008 came into existence। होगा क्या, होगा ये कि अब ना LLP के अंदर क्या सीन है, दोनों ही चीजें हैं सर, दोनों ही चीजें बोले तो इसमें क्या है, इसमें आपको पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई एक तरीके से, और आपको वो गवर्नेंस वाला रेगुलेटेड स्ट्रक्चर भी मिल गया, कंप्लायंसेस वाला एक गवर्न वाला स्ट्रक्चर भी मिल गया कि LLP को बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा। पार्टनरशिप फर्म को कोई बॉडी कॉर्पोरेट मानता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ, हाँ या ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। बट यहां पर आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह, एक एंटिटी की तरह एक क्या होगी, ऐसी प्रेजेंस होगी कि भाई जो ये LLP है ये भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसकी अपनी एक रिकॉग्निशन है, अपनी एक एग्जिस्टेंस है। एंड LLP अलाउ करेगी कि आपको बेनिफिट मिलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी के भी, यानी यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड एंड ऑर्गेनाइजिंग विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस एज पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली अग्रीड एग्रीमेंट। और सब कुछ कैसे चलेगा, आपके म्यूचुअली अग्रीड एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा, उसी के हिसाब से आप फॉलो कर लेना। एंड यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी और गवर्नेंस दोनों के मजे मिल जाते हैं। सो इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। मतलब इट इज एज सिंपल एज लाइक, ये पार्टनरशिप से ज्यादा है बट कंपनी से कम है, ठीक है, दोस्त से ज्यादा बट गर्लफ्रेंड से कम, बस तुमको वही वाला स्ट्रक्चर बनाना है, वो क्या है, LLP। तो ये पार्टनरशिप से ज्यादा है बट कंपनी से कम है, पार्टनरशिप से ऊपर उठना चाहते हैं हम बट कंपनी तक नहीं जाना चाहते, उतने कंप्लायंसेस हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने ये के लिए बीच में से एक मोड निकाल लिया जिसको हमने क्या नाम दिया, LLP। LL बोले तो लिमिटेड लायबिलिटी और P बोले तो पार्टनरशिप, ठीक है। तो उसके लिए LLP एक्ट आया। बट LLP एक्ट पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें मेरे को और डिस्कस करनी है, पहले वो बुक से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उधर नोट्स में है भी नहीं, वो बुक से बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं। सो सर LLP एक्ट जो था वो LLP एक्ट क्या रहा, LLP एक्ट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी जिसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होगी, LLP की सेपरेट लीगल एंटिटी होगी एंड अपने नाम में क्या कर सकते हैं, एसेट्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी भी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। एंड LLP के अंदर दोनों के फीचर्स हैं, इसके अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के भी फीचर हैं और पार्टनरशिप के भी फीचर हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इसके अंदर क्योंकि दोनों के फीचर्स हैं, इट इज अ हाइब्रिड, इट इज अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। वाओ सर, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वैसे ही बाय डिफॉल्ट अभी समझ में आ जाएंगे। पहले एक बार जरा एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, इस बार तो मजे ही हो गए थे, मैं तो खुश हो गया एकदम, ठीक है। पेपर के अंदर क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड कंपनी। चलो जो तुमको डिफरेंसेस पता है तुम मेरे को बताओ सर, LLP और कंपनी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपनी एंड LLP। LLP और कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया और कितने नंबर का आया, 5 नंबर का। दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड LLP। भाई ये क्वेश्चन पेपर में पूछने वाला था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। क्यों पूछा तुमने एग्जाम में ICI, बस इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं क्या हम, ये क्वेश्चन पूछोगे क्या तुम, कुछ और पूछो, अच्छा पूछो। तो LLP को गवर्न कौन करता है, LLP एक्ट, कंपनी को कंपनीज एक्ट। वाओ सर, कितनी मुश्किल चीजें पढ़ रहे हैं हम, अभी आएंगी चीजें, सेक्शंस आएंगे ना तो समझ में आएंगी चीजें, नई नई चीजें, ठीक है। LLP एग्रीमेंट, LLP किससे चलती है, अपने एग्रीमेंट से। जो LLP एग्रीमेंट बनेगा लोगों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कंपनी किस पे चलती है, कंपनी चलती है सर कंपनीज एक्ट पे। LLP जो है उसमें पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। बट कंपनी के अंदर प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। यहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, जो लोग पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उस बिजनेस में, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पार्टनर्स। और कंपनी में क्या बोलते हैं, मेंबर्स। यहां पर जो लोग मिलकर मैनेजमेंट संभालते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। पर जो लोग यहां पर मैनेजमेंट चलाते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग बॉडी, जिनको आप बोलते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वाओ सर, यहां पर कम से कम 2 DP होने चाहिए, यहां DP होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो एटलीस्ट 2 DP शुड बी देयर, एटलीस्ट 2 DP शुड बी देयर। सर मैं तो ये टॉपिक सिर्फ रीड करता हूं, लर्न करना पड़ेगा। यस, लर्न करना पड़ेगा। ये जो रीड कर करके जा रहे हो ना, पेपर में लिख नहीं पा रहे फिर उसके बेसिस पे, ठीक है। और अभी तो क्वेश्चन दिखाऊंगा आज लास्ट में, जब लास्ट सेशन के लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तब रियलाइज होगा कि पढ़ना कैसे है। अगर नहीं पढ़े होगा ना वैसे तो वो क्वेश्चन के आंसर भी नहीं हो पाएंगे बाबू, ठीक है। हाँ,
यहां पर सर कितने डायरेक्टर होते हैं? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। लायबिलिटी जो है यहां पर कितनी रहेगी आपकी? जितना आपने कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने अग्री किया कि मुझे इतने पैसे कंट्रीब्यूट करने हैं, वो इनका एग्रीड कंट्रीब्यूशन होता है, उतने तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उतने तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ या ना? हाँ सर। पर लिमिटेड कंपनी जो है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, मतलब कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है? अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर, जितने एक बंदे ने शेयर लिए उतना अमाउंट उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। और यहां पर नाम के लास्ट में एलएलपी आता है, यहां पे नाम के लास्ट में एलटीडी और पीवीटी एलटीडी आता है। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो पीवीटी एलटीडी, और अगर अगर पब्लिक कंपनी होगी तो एलटीडी यानी कि लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ठीक है सर। फिर कंपैरिजन ऑफ एलएलपी एंड पार्टनरशिप फॉर्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो यहां पर एलएलपी को गवर्न कौन करता है? एलएलपी एक्ट। और पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ठीक है सर। एक बच्चे का कल मेरे पास मैसेज आया, बोलता सर आप ना थोड़ा सा जितनी आपकी नॉर्मल स्पीड है उससे और धीरे बोलो। मैंने बोला क्यों? और धीरे क्यों बोलूं? कहता आपकी क्लास को ना हम 1.5 से ऊपर जा ही नहीं पाते, हमको आदत हो गई है 2 पे भगा के देखने की क्लास को, हम 1.5 पे कर देते हैं तो आप पटर 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 बोलते हुए निकल जाते हो, फिर हमें बैक करना पड़ता है। आपकी 1.5 घंटे की क्लास हमारी 2 घंटे में खत्म होती है, तो तुमको किसने कहा है 1.5 करो? नॉर्मल 1 पे देखो, 1 पे देखोगे तो ठीक रहेगा ना भाई। तुम ज्यादा क्या ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो? तुम लोग कैलकुलेशन लगाते हो। कैसे कैलकुलेशन? अच्छा ये इनका लेक्चर 1 घंटे 30 मिनट का है सपोज, तो 90 मिनट्स हो गए, मैं इसको 2 पे देख लूंगा तो मैं ये वाला लेक्चर 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लूंगा, तो तब तक मैं अकाउंट्स पढ़ लेता हूं, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, और फिर जो 6:15 से 7 PM तक का टाइम होगा ना रात का, उसमें मैं क्या कर लूंगा? 45 मिनट्स में लेक्चर तो कंप्लीट कर ही लूंगा। तुम ये जो प्लानिंग करते हो ना, इस प्लानिंग पे पानी फेर देना मैंने, ठीक है? ये मजे मत लिया करो, ठीक? 1 की स्पीड पे देखो, तुमको लगता है ना, तो फिर अगर मान लो 1 पे भी तुम्हें बहुत ही तेज लग रहा है तो 0.9 कर लो, ठीक है? पर ये जो तुम प्लानिंग ये करते हो ना कि 45 मिनट्स में निपट जाएगा, फिर ये यहां कर लूंगा, ये वहां कर लूंगा, ये प्लानिंग ही तुमको मरवाएंगी एक दिन, ध्यान रखना। ये प्लानिंगों के चक्कर में तुम्हारे टाइम ज्यादा लगते हैं, फिर टारगेट अचीव नहीं होते हैं। पहले देखा करो, लेक्चर खोल के देखो कि एक नॉर्मल स्पीड पे पढ़ो उसे, कि मैं इतने पे पढ़ पाऊंगा, इतने पे समझ पाऊंगा, बस फिर उसके हिसाब से उतनी स्पीड पे देखो। भगाने की कोशिश करते हो, याद होता नहीं, बस 45 मिनट्स में खत्म कर दिया उसे, याद बात कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? फिर पेपर में क्या लिख के आएंगे? कुछ नहीं। तो यहां पर एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? एलएलपी एक्ट से गवर्न होगा, पार्टनरशिप एक्ट से। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट होती है? नहीं। क्या एलएलपी का परपीचुअल सक्सेशन होता है? हाँ। पार्टनर्स में कम, पार्टनर्स में गो, बट द एलएलपी गोज ऑन फॉरएवर, एलएलपी तो चलती रहेगी। पार्टनरशिप फर्म में परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, बट पार्टनरशिप फर्म ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपको कोई ऐसी कॉमन सील वगैरह नहीं चाहिए होती। क्या एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? यस, बिकॉज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है? होती है। वाओ सर। आगे, क्या पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? नो। फिर उसके बाद यहां पर कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डीपी। जबकि पार्टनरशिप फर्म में रिस्पॉन्सिबल कौन है? पार्टनरशिप फर्म में रिस्पॉन्सिबल है ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट यहां सारे पार्टनर्स नहीं, डीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर एलएलपी को ना एनुअल फाइलिंग करनी होती है, यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद इनको 2 चीजें तो फाइल करनी ही होती है, एक एनुअल रिटर्न और एक सास बोले तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये तो 2 चीजें आपको फाइल करनी ही होती हैं। पर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एलएलपी में माइनर बंदा पार्टनर बन सकता है? नो सर। पर यहां पर प्रॉफिट्स के लिए आप उसको लेकर आ सकते हो। फिर मैंने बोला यहां पर ना म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती थी। अगर आप लोग फाउंडेशन में पढ़ के आए हो, जो लोग डायरेक्ट एंट्री से हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है? बट जो लोग फाउंडेशन में पढ़ के उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट में तुमने पढ़ा होगा ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट कैसे है, पार्टनरशिप कैसे पता लगती है कि ये पार्टनरशिप है? तो वहां म्यूचुअल एजेंसी होती है। अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक बंदा जो काम करेगा वो अपने किए गए एक्ट से बाकी सबको बाइंड कर देगा, और बाकी सबके किए गए एक्ट से खुद भी बाइंड होगा। फॉर्म को तो करेंगे, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी क्या करता है? बाइंड करता है। ऐसा होता है ना? मत बोलो, एटीट्यूड इतना है। आपको थोड़ी जवाब देंगे हम, जवाब देंगे बाबू को रात को, फिर जैसे बाबू आएगा पेपर में बताने, है ना? मत लिखो, ये ऐसे एहसान मत किया करो, ठीक है? बोलने के बाद लाइक कर देते हो, फिर बोलने के बाद लिखने लग जाते हो। तुमको खुद से तो लिखना नहीं होता है ना, सिर्फ एटीट्यूड में घूम रहे हैं। बताऊं अभी?
तो जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता था, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, बट यहां एलएलपी में नहीं होता। एलएलपी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं कर सकता। हाँ, एलएलपी में क्या होता है, पार्टनर फर्म को बाइंड कर देगा, मतलब पार्टनर कैन बाइंड एलएलपी बट अ पार्टनर कैन नॉट बाइंड अदर पार्टनर। बट यहां पर क्या होता है, हर पार्टनर, पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर परफॉर्म्स द डुअल रोल। वो दोनों रोल प्ले करता है, वो एजेंट भी होता है और वो प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, कह रहे बाबू तो खुद ही पास नहीं हुई, हमें क्या पास करवाएगी, अपनी मेहनत से पास हो गए, बाबू क्या पास कराएगी, बाबू क्या 16 सोमवार के व्रत रखेंगी जो तुम पास हो जाओगे हैं। फॉरेन पार्टनर्स क्या यहाँ पे अलाउड है, हाँ सर अलाउड है, यहाँ पे पार्टनरशिप में अलाउड नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना एलएलपी का मैंडेटरी होता है, रजिस्ट्रेशन कराओगे देन ओनली द एलएलपी विल बी इनकॉर्पोरेटेड। बट पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी, मर्जी है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ। और यहां पर नाम के लास्ट में एलएलपी आता है, बट पार्टनरशिप फॉर्म के नाम के लास्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा एज सच कि नाम के लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस यहां से देख लेना। अगर आपके पास कोई नोट्स में ना भी हो तो इसकी फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका, यहां से फोटो खींच लेना। और ठीक है, चलो आओ आगे। अब इसके बाद चलते हैं डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं तुमको बुक से ही करा देता हूं, और आपको रहे तो आप फोटो खींच लेना बुक वाले में से, ठीक है। आओ, सबसे पहले डेफिनेशन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एड्रेस। अगर हम एड्रेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं बढ़ाऊंगा आगे चल के, पार्टनर कौन हो सकते हैं, पार्टनर दोनों लोग हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअल के एड्रेस की बात कर रहे हो तो उसका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है यूजुअली, और बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हो तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस इज कंसीडर्ड एज एड्रेस, ठीक है सर। बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता था इंक्लूडिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी इंडिया के बाहर बनी होती थी वो बॉडी कॉर्पोरेट में आती थी। और बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन नहीं आता था, बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती थी, और सीजी जिसको स्पेसिफाई करेगा वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता था। बट यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, और वहां क्या लिखा होता था, सीजी जिसको भी स्पेसिफाई करे बट कंपनी को स्पेसिफाई नहीं कर सकता, यानी सीजी कंपनी को बाहर नहीं निकाल सकता फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। याद आ गया, हाँ सर। यहां पर क्या है, यहां पर है कि आप किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा है, एक बार और पोस्ट दो, क्यों इंस्टा पे स्टोरी लगाएगा, हाँ लगा देना, फिर मैं रिपोस्ट कर दूंगा, नालायक। पढ़ लो इधर, ठीक है। और यहां पर क्या होता है सर, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आएगा, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा कंपनी सबसे पहले तो। दूसरी बात, कंपनी के साथ साथ जो एलएलपी इस एक्ट में बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी एलएलपी एक्ट के हिसाब से किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा, सर हम बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे एक तो कंपनी, जो एज पर कंपनीज एक्ट है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, वो सबको बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। एलएलपी अंडर दिस एक्ट जो बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, आउटसाइड इंडिया बनी वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना, पहला कोऑपरेटिव सोसाइटी को मत मानना, या फिर सीजी जिसको स्पेसिफाई करेगा उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट मत मानना, बट सीजी किसी को भी स्पेसिफाई कर सकता है, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को बाहर कर सकता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बट दो लोगों को कभी भी नहीं कर सकता। सर कौन से दो लोग, एक तो कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट, एंड सेकेंड द एलएलपी। तो सीजी अगर चाहे तो किसी को भी बाहर कर सकता है, बट कंपनी और एलएलपी को बाहर नहीं कर सकता। दैट कंपनी और एलएलपी कैन नेवर बी आउट ऑफ द परव्यू ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, वो कभी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर नहीं होंगी। एंड देन वन इज कॉर्पोरेशन सोल। सर ये कॉर्पोरेशन सोल कौन होता है, कॉर्पोरेशन सोल मतलब एक ऐसी अथॉरिटी विच इज हेडेड बाय सिंगल पर्सन, एक लीगल अथॉरिटी है, कोई अथॉरिटी है जो सिंगल बंदा चला रहा है, वो बंदा कल को भले ही चेंज हो जाएगा बट द अथॉरिटी गोज ऑन फॉर एवर। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अथॉरिटी है, अभी प्रेजेंटली कोई भी प्रेसिडेंट हो, कल को प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा बट द अथॉरिटी कीप्स ऑन गोइंग ना। तो ऐसे ये जो कॉर्पोरेशन सोल्स होते हैं, लीगल एंटिटीज, लीगल अथॉरिटीज विच इज हेडेड बाय सोल पर्सन, जिनकी ऐसी परपीचुअल सक्सेशन होती है, इनको भी हम क्या नहीं मानेंगे, कॉर्पोरेटिव क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। वी विल नॉट कंसीडर देम द बॉडी कॉर्पोरेट। देन बिजनेस का सिंपल मीनिंग दे रखा है, बिजनेस का मतलब एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट जिसको स्पेसिफाई एक्सक्लूड कर देगा वो बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। डीपी कौन होता है, अभी सेक्शन 7 में बताएगा डीपी कौन होता है। अब आ जाओ फाइनेंशियल ईयर पे। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, आपको याद आ रहा होगा कंपनीज एक्ट में ऐसा होता था, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। अगर कभी भी कोई कंपनी 1 जनवरी को या उसके बाद बनती है तो फिर उसका अगले साल का 31 मार्च को जाकर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। जल्दी बोलो हाँ है ना।
फटाफट से चैट पे लिखो यस सर। अच्छे बच्चे है ना, जल्दी से बोलते हैं ना, क्यूटी क्यूटी बच्चे है ना, अरे क्यूट क्यूट बच्चों, जल्दी लिख दो हाँ या ना, जल्दी लिख दो हाँ या ना। हाँ सर, यस सर। तो वहां होता था कि अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी को या उसके बाद बनी तो अगले साल की 31 मार्च को जाकर आपका क्या खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर। यहां पर वो डेट जो है वो है 30 सितंबर। यानी अगर कोई भी एलएलपी किसी भी साल के 30th डे ऑफ सितंबर के बाद बनती है तो फिर उससे अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च आएगा वहां आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, खत्म होगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपकी एलएलपी बनी 10 जुलाई को 2025, तो फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2026। और अगर आपकी जो एलएलपी है वो बनी 10 दिसंबर 2025 को, 30th डे ऑफ सितंबर के बाद बनी, तो 31 मार्च 2027 को जाकर आपका ईयर एंड होगा। वाओ सर। फिर उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और बिटवीन द पार्टनर एंड इट्स पार्टनर विच एलएलपी एंड इट्स पार्टनर। मतलब पार्टनर्स का आपस का एग्रीमेंट, पार्टनर्स का और एलएलपी का एग्रीमेंट, पार्टनर्स का एलएलपी के साथ, पार्टनर्स का आपस में। ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है, ये जो रिटन एग्रीमेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलएलपी एग्रीमेंट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सर, स्मॉल एलएलपी किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी का मतलब, स्मॉल कंपनी की लिमिट याद है, स्मॉल कंपनी की लिमिट होती थी 4 करोड़ एंड 40 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर लिमिट क्या है, 25 लाख और 40 लाख। आपका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है एलएलपी के अंदर, मतलब एलएलपी का जो टोटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट सर कल को ये लिमिट बढ़ा सकती है, हाँ 25 लाख को गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। सर 25 को बढ़ाकर कहां तक ला सकते हैं, 5 करोड़ तक। सर ये 40 लाख को बढ़ा सकते हैं, हाँ कहां तक ला सकते हैं, 50 करोड़ तक। आपको याद आ रहा होगा कंपनीज एक्ट में जब स्मॉल कंपनी पढ़ते थे तो हम बोलते थे लिमिट इज 4 and 40। प्रेजेंटली लिमिट 4 और 40 है, बट 4 करोड़ को बढ़ाया जा सकता है 10 करोड़ तक, 40 करोड़ को बढ़ाया जा सकता है 100 करोड़ तक। तो वो 10 और 100 अभी रेलेवेंट नहीं है, अभी हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, 4 and 40। तो अभी यहां पर आपके लिए रेलेवेंट क्या है, 25 लाख एंड 40 लाख। इज इट क्लियर, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर। अब चलते हैं सेक्शंस की तरफ। यहां से सेक्शंस की तरफ चलना है, 4 से लेके जाएंगे 70 तक। मैं तुमको पहले ही बता देता हूं, सेक्शंस के अंदर सारे सेक्शंस बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द सेक्शंस। बस 3-4 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ऐसा होएगा, ठीक है। वो सेक्शंस कौन से हैं, एक तो आपका 39, 60, 61 और 62। ये चारों सेक्शन बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। रेगुलर क्लास में भी लास्ट में कराता हूं, फास्ट ट्रैक में भी लास्ट में कराता हूं, या रिवीजन में भी लास्ट में कराऊंगा। 39, 60, 61 और 62 ये 4 सेक्शन में बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो जहां पर मैं और स्लो हो जाऊंगा, जहां पर मैं तुमको और डिटेल में समझा दूंगा, तुमको टेंशन नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ रेगुलेशन नंबर, रेगुलेशन क्यों बोल रहे हो सर, सेक्शन बोलो ना। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वाओ, ये थोड़ी पूछेंगे पेपर में। सेक्शन नंबर 5, इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी बंदा क्या बन सकता है, एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। एक एलएलपी क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट होती है तो एलएलपी खुद भी दूसरी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है, बिकॉज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। और एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट्स पार्टनर बन सकते हैं। अरे अभी तो बताया कि एलएलपी में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकते हैं, और एलएलपी तो खुद भी क्या होती है, एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो क्या सर एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है, यस सर, एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। अब मैंने बोला कौन एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता, तो याद रखना जो गंदे काम करते हैं ना वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते। आपको याद आ रहा होगा ऐसा ऐसा एक मूवी में ऐसा ऐसा एक विलन वाला हीरो होता था, या आपने ये वाला हीरो देखा होगा, ये विलन वाला हीरो होता था। ओए, ये जो विलन वाला हीरो होता था ना, ये गंदा बच्चा होता था, ये गंदा बच्चा होता था, ये कभी भी क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। सर इसकी फोटो क्यों दिखाई, क्योंकि ये क्या करता था, आऊ, क्राइम मास्टर गोगो जो था ना वो बोलता था आऊ आऊ, मतलब ये बंदा क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। अगर इसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दिया किसी बंदे ने, वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे पागल कहने से पागल नहीं होता, पर अगर कोर्ट ने बोल दिया पे पागल तो फिर वो पागल है। तो वो वाला पागल पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जो होगा वो भी क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। तो मैंने बोला ये लोग
जो 3 लोग होंगे ये पार्टनर नहीं बन सकते। ओके सर। फिर मैं आया सेक्शन नंबर 6 पे। सेक्शन नंबर 6 बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। बट अगर कभी भी पार्टनर आपके 2 से नीचे गए, सेम प्रोविजन कंपनीज एक्ट में था, अगर कभी भी पार्टनर आपके 2 से नीचे गए और आपने क्या करा, आपने बिजनेस कैरी करा 6 महीने से ज्यादा, आपको 6 महीने मिलेंगे पार्टनर वापस पूरे लिमिट में लाने के लिए, पर 6 महीने से ज्यादा तुमने बिजनेस कैरी करा, और फिर इस केस में क्या होगा, तो 6 महीने के बाद जो ऑब्लिगेशंस आने वाली हैं उसके लिए पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, पर्सनली लायबल हो जाएंगे। उसके लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। फिर सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो कि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब अभी तक उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई है, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर हो गई, लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई है, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, सर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है, कम से कम 2 डीपी होने चाहिए और वो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। हेलो, इधर सुनो मेरी बात, कम से कम 2 डीपी होने चाहिए एक फॉर्म के अंदर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी देयर, और वो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। उनमें से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए। दोनों का रेजिडेंट होना जरूरी है नहीं, डीपी 2 होने चाहिए कम से कम, पर उसमें से एक रेजिडेंट होना चाहिए। और रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, यहां पर जो बंदा उस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग नहीं लिखा यहां पे, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो 120 डेज और मोर रिसाइड करेगा इन इंडिया, हम बोलेंगे वो रेजिडेंट है। हम बोलेंगे वो रेजिडेंट है, तो वो रेजिडेंट क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर मान लो एक ऐसी, ये एक ही बारी समझाऊंगा, ध्यान से सुन लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर मान लो एक ऐसी एलएलपी है जहां सारे पार्टनर्स ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो अब इस केस में फिर डीपी कैसे बनाओगे, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट में से कोई भी 2 नॉमिनी निकालो, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट कोई बंदे को नॉमिनेट करेगी, वो बनेगा नॉमिनी, और वो लोग को डीपी बनाया जाएगा। यानी डीपी होगा हमेशा इंडिविजुअल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन डीपी नहीं बन सकता। तो नॉमिनेट करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट और वो क्या बन जाएगा, डीपी बन जाएगा। या फिर 1 और मोर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट्स मिलाकर पार्टनर है, मतलब ऐसे समझ लो एक एलएलपी है, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट्स भी पार्टनर है, ये सब पांचों मिला के पार्टनर है। तो या तो इन इंडिविजुअल्स को बना दो डीपी, या अगर ये इंडिविजुअल्स को आप डीपी बनाना नहीं चाहते तो फिर वो जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं उसमें से आप चुन लो, किसी को नॉमिनी चुन लो, तो वो तुम देख लो, या तो पार्टनर को बना दो डीपी, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट किसी को नॉमिनेट करेंगे उसको बना दो डीपी। बस ये ध्यान रखना कि इंडिविजुअल ही होना चाहिए डीपी। ओके ओके सर। और अगर आपने कॉन्ट्रा मेंशन करा तो यहां पर आपके ऊपर पेनल्टी आ जाएगी 10,000 रुपए, कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट 100 रुपए पर डे, और मैक्सिमम एलएलपी पे 1 लाख, पार्टनर पे 50,000। ठीक है सर, यस सर। आगे चलो, हर डीपी को क्या करना पड़ेगा, डीपिन लेना पड़ेगा, यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जो डिन के प्रोविजन होते हैं डायरेक्टर्स के लिए 153 से 159, वो इनके ऊपर भी क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। 150 से 159 में कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजन है, डिन वाले, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले, तो वो इनके ऊपर भी लगेंगे। सर डीपी कौन बनेगा, जिसका नाम इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाइड होगा दैट दिस इज डीपी, वो डीपी होगा। अब इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब आप एलएलपी बनाओगे तो अभी सेक्शन 11 में बताऊंगा, आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो उसमें जिसका नाम एज अ डीपी लिखा हुआ है वो डीपी होगा। और इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अगर ऐसा लिखा हुआ है कि सो एंड सो पर्सन विल बी डीपी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे मान लो 4 पार्टनर है तो उन्होंने बोला कि ये जो ए और बी पार्टनर है ये 2 साल डीपी रहेंगे, फिर बी और सी जो है वो 2 साल डीपी, वट एवर इट इज, अगर टाइम टू टाइम लिखा हुआ है तो फिर वैसे डीपी बनेंगे। और अगर मान लो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर एलएलपी एग्रीमेंट को देखो और एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से क्या बना दो, डीपी बना दो। ठीक है। जब भी डीपी आएगा तो डीपी एलएलपी में आने से पहले क्या देगा, अपनी कंसेंट देगा टू एक्ट एज अ डीपी। ये फॉर्म नंबर पे ध्यान मत देना इतना, अगर याद रहे अच्छी बात, ना याद रहे तो अब्बा डब्बा जब्बा, मजे लो जिंदगी के। ठीक है, कंसेंट क्या कर देना, आप फाइल कर देना। ठीक है सर। और एलएलपी क्या करेगी, फिर ये जो कंसेंट इसने दी थी वो, और साथ में क्या करेगी, ये आरओसी को फाइल करेगी एलएलपी आगे कितने दिन के अंदर, 30 डेज ऑफ इस अपॉइंटमेंट के अंदर। ठीक है सर। और अगर एलएलपी ने इसमें डिफॉल्ट करा तो एलएलपी के ऊपर ये पेनल्टी लग जाएगी, पेनल्टी 5,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपए, कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम एलएलपी 50,000 और डीपी पे 25,000। जल्दी बोलो डन। सेक्शन नंबर 8 बोलता है लाइबिलिटीज ऑफ डीपी। सर हमने डीपी को अपॉइंट कर दिया, अब डीपी को अपॉइंट करने के लिए ठीक है, डीपी तो चलो आ गया, बट उसकी लाइबिलिटीज क्या है, जितने भी एक्ट, जो भी मैटर्स, जो भी चीजें इस एक्ट में एलएलपी को करने को कहा गया है वो सारी चीजें किसको करनी है, डीपी को करनी है। दूसरी चीज, जो भी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, स्टेटमेंट फाइलिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, डीपी के ऊपर है। ठीक है सर। एंड लाइबिलिटीज फॉर पेनल्टीज, जो भी एलएलपी के ऊपर पेनल्टी इंपोज होंगी उनके लिए भी डीपी ही लायबल होगा। और इसका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्या डीपी अपनी लाइबिलिटी अवॉइड कर सकता है ये बोल के कि ये तो लाइबिलिटी एलएलपी पे है, मैं क्यों भरूं, नहीं, वो लाइबिलिटी
आपकी डिनाइल नहीं होगी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ डीपी। आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, आप अपनी लायबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। फिर मैं आया सेक्शन नंबर 9 पे। अगर मान लो सर डीपी चेंज होता है इन केस ऑफ वैकेंसी, यानी कभी भी कुछ भी वैकेंसी अराइज हुई। अब वैकेंसी अराइज होने का रीजन कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बंदे की डेथ हो गई, हो सकता है बंदा रेजिग्नेशन देके चला गया, हो सकता है तुमने निकाल दिया, वट एवर विल बी द रीजन। 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर लो, वैकेंसी फिल कर लो। वैकेंसी कैन बी ड्यू टू एनी रीजन। पर अगर मान लो सर डीपी अपॉइंट नहीं हुआ, आप कभी भी एलएलपी को चला रहे हो विद 1 डीपी ओनली, वैसे 2 होने चाहिए थे कम से कम, पर अगर आप एक ही डीपी से चला रहे हो ना तो हर पार्टनर को डीपी मान लिया जाएगा। यानी जो रिमेनिंग सारे पार्टनर्स होंगे, ईच एंड एवरी पार्टनर विल बी कंसीडर्ड एज डीपी, डीम्ड एज डीपी। हम तो मान लेंगे कि वो डीपी है। और अगर आपने ये हरकतें करी तो आपके ऊपर पेनल्टी भी आएगी 10,000 रुपए, कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट 100 रुपए, मैक्सिमम एलएलपी पे 1 लाख और पार्टनर पे 50,000 रुपए। ठीक है, ठीक है सर। सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ था, वो पेनल्टी दी हुई है जो सेक्शन 7 और 9 के साथ मैंने तुम्हें करा दी। तो 10 कोई अलग से कुछ सेक्शन नहीं है, उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। देन में आया सेक्शन नंबर 11 पे, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या बोलता है कि जब भी कभी कोई लोग एलएलपी बनाना चाहेंगे तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो लॉफुल बिजनेस चलाना चाहते हैं विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज दे हैव टू अर्न प्रॉफिट, तो वो लोग क्या करेंगे, एक इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कंपनी में एमओए नहीं बनता था, कंपनी में एमओए एओए होते थे, वो उनके चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते थे, ऐसे इनको क्या बनाना है, एक इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वो इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ ना एक स्टेटमेंट लगाई जाएगी और आरओसी को दी जाएगी that we have subscribed to the incorporation document और सब compliances वगैरह हुए हैं। ये स्टेटमेंट कौन देगा, एडवोकेट सीए सीएस सीएम में जिसने एलएलपी के फॉर्मेशन में हिस्सेदारी दिखाई, एंड एनीवन हु सब्सक्राइब्ड टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब करा है उनमें से कोई भी एक बंदा क्या कर सकता है, इसको स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर्स तो लिखे ही होने चाहिए। मैंने बोला क्या पर्टिकुलर्स, नेम ऑफ द एलएलपी, बिजनेस ऑफ द एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखना पड़ेगा, नेम और एड्रेस ऑफ द डीपी एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन। सर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखना पड़ेगा। क्या एलएलपी का भी रजिस्टर्ड ऑफिस होता है? तो और नहीं तो क्या, अभी आएगा ना। इफ एनी पर्सन हु हैज मेड अ स्टेटमेंट, और पता था उसको कि ये स्टेटमेंट गलत है, फिर भी उसने वो स्टेटमेंट दी, he believes that it is not true, still वो false statement दिए जा रहा है, तो ऐसा बंदा जो है इसके ऊपर इंप्रिजनमेंट हो जाएगी अप टू 2 years एंड मिनिमम फाइन लगेगा 10,000 का और मैक्सिमम लगेगा 5 लाख रुपए का। मिनिमम लगेगा 10,000 का और मैक्सिमम लगेगा 5 लाख रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 12 बात करेगा अबाउट द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस एलएलपी। जब आप सेक्शन 11 का कंप्लायंस कर लोगे ना तो फिर आपको क्या करेगा, आरओसी अगर सेटिस्फाई होगा कि तुमने सारे कंप्लायंसेस किए हैं तो आरओसी 14 दिन के अंदर अंदर क्या कर देगा, 14 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। फिर आरओसी आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा तो उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो नाम मेंशन होगा उस नाम से एलएलपी क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। और जो आपने स्टेटमेंट दी थी ना सेक्शन 11 में, ये वाली स्टेटमेंट, अगर ये स्टेटमेंट दी गई है टू द आरओसी, सो ये इस बात का प्रूफ है कि आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कर लिया है। ये इस चीज के कंप्लायंस का प्रूफ है। राइट, राइट सर। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी इशू करता है साइन करके और अंडर ऑथेंटिकेटेड अंडर इट्स कॉमन सील। और एक चीज ध्यान से सुनना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस चीज का प्रूफ होता है कि आपकी एलएलपी क्या हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। योर एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, ठीक है सर। फिर जब एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी तो इफेक्ट क्या आएगा रजिस्ट्रेशन का, व्हाट द बेनिफिट्स द एलएलपी विल बी गेटिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन। एलएलपी अब क्या कर सकती है, स्यू भी कर सकती है और उस पे केस हो भी सकता है। एलएलपी अपने नाम में प्रॉपर्टी एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ये सब कर सकती है। एलएलपी चाहे तो कॉमन सील भी रख सकती है एंड वो सारे काम जो बीसी कर सकता है यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है वो सारे काम एलएलपी भी कर सकती है, वो सारे काम एलएलपी भी कर सकती है। फिर सेक्शन नंबर 13 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, और ये क्या बोलता है, एवरी एलएलपी को रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन भी। हर एलएलपी को क्या रखना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस रखना पड़ेगा, ताकि सारे नोटिस और कम्युनिकेशंस जो एलएलपी को भेजे जाएंगे वो कहां भेजे जाएंगे, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे। और डॉक्यूमेंट अगर कभी भी एलएलपी को भेजना है, किसी ने भी एलएलपी को डॉक्यूमेंट भेजना है, पार्टनर को डॉक्यूमेंट भेजना है, किसी डीपी को डॉक्यूमेंट भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो वो पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ई मोड से भेजा जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना कहां भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजा जाएगा। इस पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जो एमटीपी 2 या 1 में आया था, इस बार मई 25 वाले एमटीपी में था, बट दैट वाज अ क्लास क्वेश्चन, इसी पूरे सेक्शन पे था। अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्टेड है, डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है,
क्या सर एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकती है? हाँ कर सकती है, बट जब भी चेंज करोगे आपको नोटिस फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। अगर आपने नोटिस फाइल नहीं किया ना आरओसी को, तो माना जाएगा तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज नहीं हुआ, जो पहले वाला था ना वही माना जाएगा। यानी आपको चेंज को आरओसी के पास रजिस्टर कराना पड़ेगा। बच्चे ये लाइन को भी छोड़ छोड़ के चले जाते हैं कि छोड़ना, ये लाइन क्या ही पढ़नी, चेंज करना, नोटिस देना। वो ढूंढते हैं जहां पर फॉर्म हो, ठीक है, लिमिट्स हो। और आईसीआई ने इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस लाइन पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको देखो, जब आप कंपनी वाला रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो ना, तो उस समय वो पूरा तुमको चार्ट याद आ रहा होगा, घमासान सा याद है, वो इतना बड़ा चार्ट था जो तुमको मैंने पढ़ाया था इन द चैप्टर नंबर 2, इन कॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में। आपको याद आ रहा होगा, जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस अगर कंपनी का चेंज होता है तो मैंने आपको 4 अलग अलग केस बना के दिखाए थे और इतना बड़ा चार्ट बनाया था चैप्टर नंबर 2 में। ये वाला देखो, याद आ गया, ये वाला चार्ट था। यहां इतने कंप्लाइंसेस नहीं है, यहां इतने कंप्लाइंसेस नहीं है, यहां पर वो सीधी सीधी सी बात कर रहा है, भाई आप क्या कर दो, आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। सर तो कुछ तो कंप्लाइंस होंगे, वो रूल्स वगैरह में हमें नहीं पढ़ने, अभी इतना ही दे रखा है, आपको इतना ही याद रखना है। पर आईसीआई इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सो डोंट मिस इट। अगर कॉन्ट्रावेंशन करा तो एलएलपी एंड एवरी पार्टनर के ऊपर फाइन आएगा 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ठीक है सर। फिर आया नेम ऑफ एलएलपी, सेक्शन नंबर 15 बात करता है नेम ऑफ एलएलपी। जब भी आप कोई भी एलएलपी बनाओगे तो हमेशा उसके नाम के लास्ट में एक्रोनिम आएगा एलएलपी, ठीक है। लास्ट में आपको ये एब्रीविएशन लिखनी पड़ेगी एलएलपी। जैसे मान लो आपने कोई एलएलपी बनाई, लाइक फॉर एग्जांपल ऑल्ट्रो मार्केटिंग एलएलपी, कुछ भी ऐसे लिख दो, ऑल्ट्रो मार्केटिंग एलएलपी, तो आपको लास्ट में वो एलएलपी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऑल्ट्रो मार्केटिंग बस छोड़ दो, उसके लास्ट में एलएलपी लिखो, या फिर पूरा लिखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये वर्ड्स लिखे होने चाहिए। एलएलपी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, कोई भी एलएलपी ऐसे नाम से रजिस्टर नहीं होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन में या तो अनडिजायरेबल है, या फिर किसी के साथ आइडेंटिकल है, किसी कंपनी या एलएलपी से मैच करता है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी से या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, उससे टू नियरली रिजेंबल करता है। अब जैसे कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट में इसके लिए भी रूल्स थे, याद है, रूल 8A, रूल 8B, वो सब पढ़ा था, बट वो सारे रूल आपको यहां पे नहीं पढ़ने, सीधी सीधी सी इतनी बात बोलता है। फिर उसके बाद बोलता है नाम रिजर्व कराना पड़ेगा, सेम प्रोविजन कंपनीज एक्ट में भी था, आपको नेम रिजर्व कराना पड़ता था। यहां पे भी आप पर्सन जो अप्लाई करेगा रिजर्वेशन ऑफ द नेम के लिए, तो आपको स्पेसिफाइड फॉर्म में अप्लाई करना है। सर कौन सा फॉर्म, याद नहीं रखना, फॉर्म में अप्लाई करना है और रिजर्वेशन क्या किया जाएगा, आपका नाम रिजर्व करा दिया जाएगा। अगर नई एलएलपी बना रहे हो, न्यू एलएलपी यू आर मेकिंग, तो आरओसी आपका वो नया वाला नाम रिजर्व कर देगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टिंग एलएलपी का नाम चेंज कर रहे हो, तो देन इन दैट केस जो नाम आप रखना चाहते हो वो नाम आपके लिए रजिस्टर कर देगा, रिजर्व कर देगा। ठीक है सर। इफ आरओसी इज सेटिस्फाइड, इफ आरओसी इज सेटिस्फाइड, हाँ वैसे फिलिप फॉर्म होता है। इफ आरओसी इज सेटिस्फाइड, अगर आरओसी सेटिस्फाइड है तो वो आपका नाम रिजर्व कर देगा फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर सारे कंप्लायंसेस पूरे करके अपना नाम चेंज कर लेना। फिर उसके बाद आया एक बिल्कुल डिट्टो सेम सेक्शन जो आपका कंपनीज एक्ट में सेक्शन 16 हुआ करता था, वो यहां पर सेक्शन 17 है। ये क्या बोलता था, ये बोलता था, सुनो, 2 केस, अगर तुम्हारा नाम किसी आइडेंटिकल, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, पहले मैं कंपनीज एक्ट वाला बताता हूं, अगर तुम्हारा नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच करता है तो सीजी तुम्हें सुओ मोटो ऑर्डर दे सकता था कि तुम क्या कर लो, नाम को चेंज करो, और 3 महीने के अंदर नाम को चेंज करो और आरओसी को बताओ 15 दिन के अंदर। ये कंपनीज एक्ट में लिखा था। और अगर तुम्हारा नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, तुमने किसी का ट्रेडमार्क कॉपी करके नाम रख लिया अपना, तो वो उस केस में ट्रेडमार्क का जो ऑनर है वो एप्लीकेशन लगाएगा सीजी को, फिर सीजी तुम्हें ऑर्डर देगा 3 महीने के अंदर अंदर नाम को चेंज करो, 15 दिन के अंदर आरओसी को बता देना। याद आ गया? हाँ सर। और उस केस में क्या होता था, जब एप्लीकेशन लगाता था ट्रेडमार्क का ऑनर, तो 3 साल का टाइम होता था, वो 3 साल के अंदर अंदर क्या लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा सीजी को। हाँ या ना? हाँ, सब कुछ सेम है, हूबहू पूरा का पूरा सेक्शन सेम है, एवरीथिंग इज सेम। बस एक फर्क क्या आया, यहां पर जो नेम आइडेंटिकल वाला केस था ना, फर्स्ट वाला, जिसमें सीजी सुओ मोटो ऑर्डर देता था कंपनीज एक्ट में, यहां पे वो नहीं होता। यहां पे दोनों ही केस में क्या लगती है, एप्लीकेशन लगती है, ये ध्यान रखना। यहां पर यहां भी एप्लीकेशन लगेगी, यहां पर भी एप्लीकेशन लगेगी, बस यहां जब ट्रेडमार्क वाली एप्लीकेशन लगेगी, टाइम सेम है, 3 साल के अंदर अप्लाई करना है। यानी सर बताओ ना क्या बोल रहे हो, सुनो, अगर आप पहली बार एलएलपी बना रहे हो, ईदर ऑन योर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, या फिर आपकी एलएलपी ऑलरेडी बनी हुई है, आप नाम को चेंज कर रहे हो, तो जो आप नया नाम रख रहे हो, या तो वो वाले में, या तो आपने जो अभी पहली बार नाम रखा उसमें गड़बड़ करी, या फिर आप जो नया नाम रख रहे हो उसमें गड़बड़ करी, या तो ईदर ऑन योर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रेशन विद अ न्यू नेम, तुमने
गड़बड़ क्या करी, गलती से तुमसे क्या हो गया, तुम्हारा नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से या एलएलपी से मैच कर गया। एक क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, अगर तुम्हारा नाम किसी पार्टनरशिप फॉर्म से मैच कर जाता है, क्या वो जाकर रिक्वेस्ट करवा सकता है सीजी को कि कंपेल करके बोलो नाम चेंज करे? नहीं, कंपनी या एलएलपी से मैच करेगा तो वो बोलेगा। या फिर आपका नाम किसी ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो सीजी को, और दोनों ही केस में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, भूलना नहीं है। दोनों ही केस में एप्लीकेशन लगेगी सीजी को। सीजी को अप्लाई करेगा कौन, या तो सर वो कंपनी जिसके साथ नाम मैच कर रहा है, या फिर वो एलएलपी जिसके साथ नाम मैच कर रहा है, या फिर ट्रेडमार्क का प्रोपराइटर। ये लोग एप्लीकेशन डालेंगे सीजी को कि आप इसका नाम रेक्टिफाई कराओ, और सीजी आपको ऑर्डर दे देगा 3 महीने के अंदर अंदर नाम क्या करो, रेक्टिफाई करो। जब आप नाम को रेक्टिफाई कर लोगे तो आरओसी को कॉपी फाइल कर देना, कितने दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि आरओसी क्या करेगा, अपने रिकॉर्ड्स में चेंजेस कैरी आउट करेगा 30 डेज के अंदर, और फिर उसके बाद क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको इशू हो जाएगा न्यू नेम में। नए नेम में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। अब मान लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर देने थे वो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस थे, मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस थे। उसने तुम्हें ऑर्डर दिया नाम चेंज करो, तुमने नाम ही नहीं चेंज करा। तो अगर तुमने नाम चेंज नहीं करा, किसके कहने पे, सीजी के कहने पे, तुमने नाम चेंज नहीं करा, तो सीजी अपनी मर्जी से जो तुमको नाम देना चाहेगा वो अलॉट कर देगा। यानी अगर उसने तुम्हारा नाम रख दिया ना चंपा चमेली एलएलपी, तो फिर लेके घूमते रहना चंपा चमेली एलएलपी को, ठीक है। वही नाम आपको क्या करना पड़ेगा वही नाम आपको रखना पड़ेगा, नहीं राहुल नहीं कर सकते, या एप्लीकेशन ही लगेगी, ठीक है। और फिर क्या सर, बाद में एलएलपी खुद से वॉलंटरली नाम चेंज कर सकती है? मान लो उसको जबरदस्ती नाम दे दिया गया कुछ भी, वो चंपा चमेली, तो उसको बाद में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। ठीक है सर, आगे चलो। सेक्शन नंबर 22, एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर। सर कौन पार्टनर होता है? जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा था एलएलपी का, तो जिस बंदे का नाम एज अ सब्सक्राइबर लिखा हुआ था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वो तो पार्टनर है ही है। और उसके बाद किसी को भी आप एज पर एलएलपी एग्रीमेंट क्या बना सकते हो, पार्टनर बना सकते हो। एज पर एलएलपी एग्रीमेंट यू कैन मेक एनीवन पार्टनर, ठीक है। सर पार्टनर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, सुनो। म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज उनकी कैसे चलेंगी, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज उनकी कैसे चलेंगी, एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। कोई भी चेंज होगा एलएलपी एग्रीमेंट में, एलएलपी एग्रीमेंट जो आपने बनाया वो, और उसमें जो भी चेंजेस होंगे, ये सब आपको आरओसी को फाइल करने होते हैं। सर हम यहाँ आरओसी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कंपनीज एक्ट में गवर्निंग बॉडी कौन थी, मतलब मिनिस्ट्री कौन थी जो गवर्न करनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहां पर भी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। वहां पर कौन था, आरओसी था, यहां पर भी कौन है, आरओसी है, ठीक है सर एलएलपी कितने मार्क्स का आता है, इसे लीव कर सकते हैं? एक बार इसी बार का एग्जाम उठा के देखना, देन डिसाइड अकॉर्डिंगली कि इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना, ठीक है। भूल के भी मत छोड़ देना। कोई भी एग्रीमेंट अगर इनकॉर्पोरेशन से पहले बना था जो कि लायबिलिटी इंपोज कर रहा है ऑन द एलएलपी, तो वो एग्रीमेंट एलएलपी पर लायबिलिटी तभी डाल पाएगा, पहले उसको आपको रैटिफाई कराना पड़ेगा बाय ऑल द पार्टनर्स। इनकॉर्पोरेशन से पहले तुमने एग्री कर ली थी वो चीज, पर अब वो लायबिलिटी क्रिएट कर रही है किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर, तो आपको पहले उसे रैटिफाई कराना पड़ेगा बाय ऑल द पार्टनर। और अगर मान लो एलएलपी एग्रीमेंट ही नहीं बनाया तुमने, वाओ, तुमने एलएलपी एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, तो तुमको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। 4 शेड्यूल है, उसमें से पहले शेड्यूल में क्या दिए हुए हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड एलएलपी, तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल। देन उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 24, मैंने खुद ही स्टार मार्क कर रखा है ध्यान से। क्या सर कोई बंदा पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, मतलब एलएलपी छोड़ के जा सकता है? तो और क्या, एलएलपी छोड़ के जा सकता है। अ पर्सन कैन सीज टू बी अ पार्टनर बट एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट, जैसा उसमें लिखा रहेगा एलएलपी एग्रीमेंट में कि आपको 60 दिन पहले का नोटिस देना है, 60 डेज एडवांस का नोटिस देना है, 40 डेज एडवांस का नोटिस देना है, तो वो करना पड़ेगा। बट अगर मान लो एलएलपी एग्रीमेंट ही नहीं है, तो इन दैट नॉर्मल केस 30 डेज इन एडवांस का आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एलएलपी से सीज हो सकते हो। कौन से केस सर ऐसे हैं जहां पर बाय लॉ ही वो बंदा सीज हो जाएगा टू बी अ पार्टनर ऑफ दैट एलएलपी? पहला, डेथ के केस में हम बोल देंगे कि जब डेथ ही हो गई, बंदा रहा ही नहीं, तो नाउ ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट या फिर अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी या कोर्ट डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंसी, इन सब केसेस में बाय लॉ आप क्या हो जाओगे, आप सीज हो जाओगे कि अब आप पार्टनर नहीं रहे। ये वाला पॉइंट मार्क कर लो, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर बार बार ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूं।
जो पार्टनर था जो सीज हो गया, अब वो पार्टनर चला गया, ठीक है। अब वो पार्टनर जो चला गया, अब कोई पर्सन है जो एलएलपी के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है, तो क्या ये फॉर्मर पार्टनर अभी भी पार्टनर माना जाएगा? हां, अगर तुमने या तो उस पर्सन को नहीं बताया जिसके साथ एलएलपी ट्रांजैक्ट कर रही है, या फिर तुमने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करा अबाउट द सेसेशन ऑफ पार्टनर। अगर इन दोनों केस में से कुछ भी नहीं हुआ ना, तो फिर हम फॉर्मर पार्टनर को अभी भी पार्टनर मानेंगे। यानी हम फॉर्मर पार्टनर को अभी भी पार्टनर कब नहीं मानेंगे? हम फॉर्मर पार्टनर को अभी भी पार्टनर कब नहीं मानेंगे? हम फॉर्मर पार्टनर को अभी भी पार्टनर तब नहीं मानेंगे, या तो उस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए, उसको नोटिस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि ये अब पार्टनर नहीं है, तो फिर हम उसको पार्टनर नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर जिसके साथ ट्रांजैक्ट कर रही है एलएलपी, ठीक है। या फिर आरओसी को बता दो, आरओसी को बता दिया ना, मतलब तुमने पूरे ब्रह्मांड को बता दिया, आप साइड हो जाओ चुपचाप, ठीक है। सो आप फॉर्मर पार्टनर को स्टिल पार्टनर मानोगे अनलेस अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम हो गया, तो फिर हम फॉर्मर पार्टनर को अभी भी पार्टनर नहीं मानेंगे, ठीक है। ठीक है सर। फिर जो सेसेशन हुआ जिस पार्टनर का, उसने जब वो पार्टनर था उस समय पे जो सारे कर्म कांड किए थे और जो सारी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशंस अराइज हुई थी एलएलपी के ऊपर, उनके लिए वो अभी भी क्या होगा? लायबल होगा, इवन आफ्टर सेसेशन, ठीक है। वो तो लायबल रहेगा ही रहेगा ना। फिर जो फॉर्मर पार्टनर है उसको मिलेगा क्या क्या? सर उसको मिलेगा उसके हिस्से का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके हिस्से का प्रॉफिट्स, बट उसमें से लॉसेस काट के मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो उस बंदे का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था 10 लाख, प्रॉफिट से टोटल प्रॉफिट थे मान लो कि 20 लाख, 3 बंदे थे, रेशियो थी 5:3:2, तो 20 लाख का प्रॉफिट 5:3:2 में बटेगा, यानी कि 4 लाख का प्रॉफिट उस बंदे को, मान लो मैं बोल रहा हूं सी जा रहा है, ठीक है, सी जा रहा है, तो बंदे को एलएलपी इन्फॉर्म करेगी ना आरओसी को, वैष्णवी, बंदे को कितने का प्रॉफिट मिलेगा? 4 लाख का, पर 4 लाख के प्रॉफिट में से लॉसेस भी अगर पड़े हैं, मान लो कि 10 लाख के लॉस हैं, तो 10 लाख का लॉस भी 5:3:2 में बटेगा, यानी कि जो 3:2 मतलब 5:3:2 मतलब उसका हिस्सा कितना बना? 2 लाख। तो 4 लाख में से 2 लाख का लॉस कटेगा, फिर 2 लाख आपको मिलेगा, क्योंकि लॉस थोड़ी बाकी लोग भुगतेंगे, वो भी तो तुम्हारे हिस्से का ही है। तो प्रॉफिट लेके निकल लोगे, अच्छा तो लॉस कौन भुगतेगा? तो तुम्हारे हिस्से का लॉस भी काटना पड़ेगा। फॉर्मर पार्टनर और पर्सन एंटाइटल फॉर हिज शेयर, देखो या तो वो बंदा खुद रिजाइन करके गया तो अभी वो खुद जिंदा है, वो अपना शेयर लेने आएगा खुद, या फिर अगर मान लो कि कोई उसकी डेथ हो गई तो फिर उसके बिहाफ पे जो बंदा उसका शेयर लेने आएगा, जो भी बंदा आ रहा है शेयर रिसीव करने सेसेशन वाले पार्टनर का, जिसका पार्टनर जो पार्टनर सीज हो गया है उसका शेयर जो भी बंदा लेने आ रहा है, वो आकर एलएलपी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो आके एलएलपी में ये नहीं बोल सकता चलो चलो एलएलपी हम बताएंगे कैसे चलानी है, तुम आओ उसका शेयर लो और निकल लो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 26 बोलते हैं एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। यहां म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती, पार्टनर एजेंट होता है एलएलपी का, पर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद यहां पर सेक्शन नंबर 25 क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर। सर इसका मतलब अगर पार्टनर का कभी भी नाम चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है, क्या बोला मैंने? अगर पार्टनर का कभी भी नाम चेंज होता है या एड्रेस चेंज होता है तो पार्टनर इन्फॉर्म करेगा किसको? एलएलपी को 15 दिन के अंदर अंदर। चेंज के 15 दिन के अंदर अंदर पार्टनर बताएगा किसको? एलएलपी को। फिर एलएलपी क्या करेगी? चेंज से 30 डेज के अंदर, जब उसको पता चला वहां से 30 नहीं, चेंज से ही 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी बताएगी आरओसी को अबाउट द नेम और एड्रेस चेंज ऑफ द पार्टनर, ठीक है। या फिर अगर कोई नया पार्टनर आया है, इनकमिंग पार्टनर है, या फिर कोई पार्टनर जा रहा है, सीज टू बी अ पार्टनर है, इन दोनों की खबर भी एलएलपी ये इवेंट होने से यानी ये चेंज होने से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को देगी। यानी मैंने यहां पर बना भी रखा है, यहां चेंज हुआ, यहां से 15 दिन के अंदर पार्टनर बताएगा एलएलपी को, और यहीं से 30 दिन काउंट होते हैं, इसके अंदर एलएलपी बताएगी आरओसी को। सर जब ये आरओसी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे जाएंगे, नोटिस दिया जाएगा, तो वो उस फॉर्म और मैनर में होगा जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, वो हमको नहीं पढ़ना। इट शुड बी साइंड बाय डीपी एंड ऑथेंटिकेटेड एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, वो भी हमको नहीं पढ़ना। एंड इनका ये पढ़ लेना बस, इनकमिंग पार्टनर जब आएगा तो वो अपनी कंसेंट देगा, तो जब आरओसी को बताया जाता है इनकमिंग पार्टनर के बारे में तो उसकी कंसेंट भी साथ में क्या की जाएगी? अटैच की जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। और अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करा, पार्टनर ने कॉन्ट्रावेंशन करा कि उसने अपना नाम या एड्रेस नहीं बताया, चेंज हुआ पर उसने नहीं बताया एलएलपी को, तो पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए। और अगर एलएलपी ने आगे आरओसी को इन्फॉर्म नहीं करा तो इन दैट केस एलएलपी एंड एवरी डीपी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए, ठीक है। ठीक है सर। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 27 बात करता है एक्सटेंट ऑफ एलएलपी। एलएलपी जो है ना वो किसी भी ऐसे एक्ट के लिए बाउंड नहीं होगी जो पार्टनर ने बियॉन्ड अथॉरिटी जाके काम करा।
अगर पार्टनर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है, जो काम करने की उसको अथॉरिटी नहीं थी फिर भी वो कर रहा है, तो वो करने के लिए एलएलपी बाउंड नहीं है उस एक्ट से कभी भी। या फिर जिस पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन हो रही है उसको पता था कि इस बंदे के पास अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो ट्रांजेक्ट कर रहा है, तो एलएलपी इस केस में कोई भी लायबल नहीं है। द एलएलपी विल नॉट बी लायबल। एलएलपी उस काम के लिए लायबल होती है अगर पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट करा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अपनी अथॉरिटी में रह के करा, तो उसके लिए एलएलपी लायबल है, अदरवाइज एलएलपी लायबल नहीं है। एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी विल बी सोलली ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, वो एलएलपी को ही बियर करनी पड़ेगी। और एलएलपी की जो भी लायबिलिटीज होंगी वो हम कहां से पे करेंगे, शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। उसकी एलएलपी की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसकी लायबिलिटी को मीट किया जा सकता है। ठीक है सर। फिर सेक्शन नंबर 28 आया। एक पार्टनर की कितनी लायबिलिटी की हद होती है। पार्टनर जो है इज नॉट पर्सनली लायबल बाय द रीजन बिकॉज ही इज अ पार्टनर अनलेस ही इज इन्वॉल्व इन अ रॉन्गफुल एक्ट। अगर एक पार्टनर खुद रॉन्गफुल एक्ट में इन्वॉल्व है तो वो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगा। पर एक पार्टनर जस्ट बिकॉज ही इज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी आप उसे लायबल कर दो, वो लायबल नहीं हो सकता इस केस में। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर्स के रॉन्गफुल एक्ट के लिए कभी भी लायबल नहीं होता बिकॉज ही इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अपने रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगा पर दूसरों के लिए नहीं। देन उसके बाद में आया सेक्शन नंबर 29 बोलता है सर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है सुनना। मान लो कि 3 बंदों की एलएलपी थी, ठीक है, वो एलएलपी को लेना था लोन। उन्होंने बैंक वालों को बोला कि आप प्लीज हमको लोन देने आओ ना। उन्होंने अपना एग्जीक्यूटिव भेजा बैंक वालों ने कि ठीक है जाओ भाई इनकी सब चीज चेक वगैरह करके आओ और चेक करो कि इनको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो एक बैंक से एग्जीक्यूटिव आया एलएलपी के ऑफिस में। जब वो एलएलपी के ऑफिस में आया ना तो उसने देखा कि सामने कौन बैठा हुआ है। सामने बैठा हुआ है मान लो शाहरुख खान। सामने कौन बैठा हुआ है, शाहरुख खान। और शाहरुख खान ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया जिससे ऐसा लगा दैट ही इज ऑल्सो द पार्टनर इन द एलएलपी। तो अगर आप अपने वर्ड्स स्पोकन से या वर्ड्स रिटन से या कंडक्ट से खुद को रिप्रेजेंट करते हो दैट आई एम द पार्टनर ऑफ दिस एलएलपी, या फिर परमिट करते हो, आप खुद उनको बोल रहे हो बाकी पार्टनर्स को अरे तू बोल ना, तू बिंदास बोल कि मैं पार्टनर हूं तुम्हारा बोल। अगर आप खुद परमिट करते हो कि वो बोल दें कि पार्टनर हो तो फिर आपको पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा। यू विल बी अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड ये पर्सन लायबल हो जाएगा अगर कल को इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, ये जो तुमने अभी ड्रामा क्रिएट किया इसके बेसिस पे एलएलपी को क्रेडिट मिल गया, इसके बेसिस पे एलएलपी को क्रेडिट मिल गया तो उसके लिए पार्टनर भी क्या हो जाएगा, लायबल। ये वाला पार्टनर भी लायबल हो जाएगा, ये वाला पार्टनर भी लायबल हो जाएगा। और एलएलपी जो लायबल होगी ना वो सिर्फ उतने अमाउंट के लिए लायबल होगी जितना उसको क्रेडिट रिसीव हुआ है ड्यू टू दैट रिप्रेजेंटेशन। उससे ज्यादा अमाउंट के लिए आप उसको लायबल नहीं कर सकते। फिर ये पॉइंट समझना, मान लो एक एलएलपी थी जिसका नाम था रामू शामू मामू एलएलपी। रामू शामू मामू एलएलपी करके एक एलएलपी थी, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, ये शामू की हो गई डेथ, पर ये जो शामू था ना ये इन दोनों का बेस्ट फ्रेंड था, रामू का भी और मामू का भी। तो रामू और मामू ने बोला कि एक काम करते हैं, हम शामू का नाम नहीं हटाएंगे, हम शामू का नाम एलएलपी के नाम में से नहीं हटाएंगे, हम यही नाम कंटिन्यू रखेंगे, रामू शामू मामू एलएलपी, ठीक है। हम अभी भी शामू का नाम रखेंगे जस्ट बिकॉज कि जो पार्टनर डिसीज हो चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, बट स्टिल एलएलपी उसी नाम में अगर कंटिन्यू होती रहती है, कल को कोई ट्रांजैक्शन होती है किसी बंदे के साथ, तो क्या वो शामू के लीगल हायर को लायबल कर सकता है या शामू की लीगल एस्टेट मतलब उसकी एसेट्स को लायबल कर सकता है? क्योंकि वो तो नाम में ये देखेगा रामू शामू मामू एलएलपी, उसने ट्रांजैक्शन कर ली, ट्रांजैक्शन करने के बाद मान लो कि एलएलपी ने कुछ कांड करा, तो क्या शामू का लीगल हायर लायबल हो जाएगा क्या? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है, पागल हो गया थोड़े से, ये थोड़ी हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज यू आर अ पार्टनर, आप पार्टनर की डेथ हो गई और पार्टनर की जब डेथ हो गई तो उसी सेम नाम में एलएलपी को कंटिन्यू कर दिया गया। या तो उस बंदे का नाम जिसकी डेथ हुई, या तो उसका नाम एज अ पार्ट ऑफ द नेम था, या फिर एलएलपी ही उसके नाम पे थी। मान लो इस एलएलपी का नाम ही क्या होता, शामू एलएलपी। रामू और मामू भी पार्टनर होते बट नाम ही क्या होता, शामू एलएलपी। और शामू की डेथ हो जाती बट रामू और मामू बोलते हम अभी भी नाम क्या चलाएंगे, शामू एलएलपी ही चलाएंगे, वी लव हिम, तो हम अभी भी शामू एलएलपी ही चलाएंगे। तो क्या नाम उसी वही वाला कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या तुम उसके बंदे के लीगल हायर को, रिप्रेजेंटेटिव को थोड़ी लायबल कर दोगे या उसकी एस्टेट थोड़ी लायबल हो जाएगी? बस ये यहां पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 बोलता है अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में आपके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी सर, अगर एलएलपी और पार्टनर ने
कोई एक्ट करा विच इज एन विद एन इंटेंशन फॉर फ्रॉड, तो लाइबिलिटी पार्टनर्स की क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। द पार्टनर्स लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। उसके बाद मैंने बोला अगर पार्टनर ने कोई भी एक्ट करा विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी, मतलब एलएलपी की नॉलेज के बिना उसने कोई काम करा, तो एलएलपी को तो पता ही नहीं था ना, एलएलपी की नॉलेज के बिना, उसकी अथॉरिटी के बिना काम हुआ, एलएलपी लायबल नहीं होगी। अगर जो पर्सन नोइंगली पार्टी टू फ्रॉड था, यानी जिसने इंटेंशनली वो फ्रॉड किया, उस बंदे के ऊपर इंप्रिजनमेंट आएगी 5 साल तक की, फाइन लग सकता है साथ में 50,000 का मिनिमम, और लगेगा ही लगेगा, एंड मैक्सिमम 5 लाख तक का। एलएलपी के जो पार्टनर हैं, डीपी हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर ये लोग एलएलपी के अफेयर्स को फ्रॉडलेंट तरीके से चला रहे हैं, तो दे विल बी लायबल टू पे द कॉम्पेंसेशन उन बंदों को जिनको इनके नेग्लिजेंस की वजह से लॉस हुआ। जिन लोगों को इनकी हरकतों की वजह से लॉस हुआ, उनको आपको क्या देना पड़ेगा? कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। ठीक है सर, उनको हमें कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। आगे सुनना, इफ पार्टनर डीपी और एम्प्लॉय एक्टेड विदाउट द नॉलेज ऑफ एलएलपी, देन एलएलपी विल नॉट बी लायबल। ठीक है, ये तो पॉइंट सिंपल ही है। देन उसके बाद में आया सेक्शन नंबर 31। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ, एक मिस्टर जे वाला क्वेश्चन है। विसल ब्लोइंग। सर व्हाट इज विसल ब्लोइंग? विसल ब्लोइंग, विसल ब्लो, विसल ब्लो, विसल पोड़ू, ये विसल ब्लोइंग क्या है? विसल ब्लोइंग का मतलब है, सुनना, मान लो एलएलपी में कुछ कांड हुआ, कुछ तो ऐसा रंगारंग कुछ हुआ, ठीक है, और जो भी ये रंगबाजियां हुई ना, बाद में एक बंदा आके बोलता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं, प्लीज मेरे को माफ कर दो। वो बंदा अपनी पेनल्टी माफ कराना चाहता है, वो बोल रहा है आप मेरी पेनल्टी माफ कर दो या मेरी पेनल्टी रिड्यूस कर दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। तो अगर वो बंदा, इसको चुगलीखोर नहीं बोलते हुए, स्नेहल कह रही है चुगलीखोर, दिस इज नॉट चुगलीखोर, दिस इज खबरी खबरी लाल। खबरी लाल है नहीं, ये तो ये चुगलीखोर कोई है, दैट पर्सन इज नॉट डूइंग बैक बिचिंग। ठीक है, खबरी लाल। तो विसल ब्लोइंग अगर वो कर रहा है, ठीक है, ये चुगली आंटी कोई है ये, तो वो क्या कर रहा है? विसल ब्लो कर रहा है, यानी कि वो जाकर कोई इंफॉर्मेशन दे देगा जिससे एलएलपी का या पार्टनर का या एम्प्लॉय का कन्विक्शन हो जाएगा, यानी ये प्रूव हो जाएगा कि इन्होंने गिल्ट करा है। तो वो बंदे को बोलते हैं कि वो बंदा जाकर वो इंफॉर्मेशन देगा, तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल उसकी पेनल्टी को या तो कम कर सकते हैं, रिड्यूस, या फिर वेव ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेव ऑफ। वेव ऑफ का मतलब होता है बिल्कुल माफ कर देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। इज इट क्लियर? यस सर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सच इंफॉर्मेशन लीड्स टू कन्विक्शन ऑफ द एलएलपी। तो अगर ऐसी ये जो इंफॉर्मेशन या जो भी ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अगर उससे कन्विक्शन हो जाएगा एलएलपी पार्टनर एम्प्लॉय का, तो उसकी पेनल्टी को वेव ऑफ या रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? ये पार्टनर ने बता तो दिया सब कुछ, ये बंदे ने बता तो दिया, अब इसको बोल रहे हैं कि कल तू ऑफिस आ, फिर तेरे को पे लेंगे पकड़ के, और इसको ऑफिस में ले गए, ऊपर रूम बंद करा, ऑफिस रूम में वो शिवाजी द बॉस, ठीक है, ऐसे ऑफिस रूम में ले गए और फिर इसको पीटा कूट के पकड़ के। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं। क्या इसको ऐसा डिस्चार्ज, डिमोट, थ्रेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, मान लो मारा वारा नहीं ऐसे, पर ये बंदा आता है, ये लोगों के साथ बोलता है कि तुम लोग लंच कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ लंच करूंगा, तो लोग इसको देख के बोलते हैं यही तो बंदा है बदतमीज जिसने सब खबरें फैलाई हैं। तो कोई इसके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेगा? नो। डिस्चार्ज, डिमोट, थ्रेट, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, किसी भी तरीके से इस बंदे को कुछ भी नहीं किया जाएगा, जस्ट कि उसने इंफॉर्मेशन दे दी। ऐसा थोड़ी होता है। देन उसके बाद आते हैं यहां तक। यहां तक था आपका पार्टनर वार्टनर वाला पार्ट। अब स्टार्ट होगा अकाउंटिंग वाला पार्ट। यहां तक पहले बोल दो जल्दी से, डन 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 डन। और अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो लाइक कर दो, शर्म करो थोड़ी सी, समझ में आ रहा है तो कर तो दो। ठीक है, चले आगे। चलो सर, लेट्स मूव अहेड टू द टॉपिक ऑफ फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेक्शन नंबर 32। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 टॉक्स अबाउट द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, की कौन बंदा कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे करेगा। वाओ, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा। सुनो सर, इस सुनो से बोले टू नहीं। चलो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कोई कैसे करेगा? कोई भी पार्टनर जब कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो या तो मनी की फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकता है, या प्रॉपर्टी की फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकता है, या प्रोमिसरी नोट दे सकता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ले सकता है। मतलब कि ऐसा बोल सकता है कि मैं फर्म के बिहाफ पे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा, वही मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। वाओ सर, ठीक है। और प्रॉपर्टी आप कौन सी वाली दोगे? टैंजिबल एसेट दे सकते हो, इनटैंजिबल एसेट दे सकते हो, मूवेबल एसेट दे सकते हो, इमूवेबल एसेट दे सकते हो। मान लो एक पार्टनर आ रहा है, वो बोल रहा है मैं 5 लाख कैश लेके आऊंगा
और मैं एक प्लांट एंड मशीनरी भी लेके आऊंगा जिसकी वैल्यू 20 लाख है, जिसकी वैल्यू 20 लाख है, तो 5 लाख आप कैश लेके आ जाओगे और 20 लाख जो आप लेकर आओगे वो प्लांट एंड मशीनरी, वो भी आपका क्या माना जाएगा, वो भी आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ही माना जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। जो भी पार्टनर कंट्रीब्यूशन देगा अकाउंट्स के अंदर उसे क्या किया जाएगा, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। सर सेक्शन 33 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये भी आ सकता है इस अटेम्प्ट में, मतलब ये वाले पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, आपने जो भी मनी, प्रॉपर्टी या कॉन्ट्रैक्ट जो भी बोला था, एज पर एलएलपी एग्रीमेंट वो लिखा रहेगा, क्या आपको कंट्रीब्यूट करना है, कितना कैसे कंट्रीब्यूट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप कंट्रीब्यूट करना। ये वाला पॉइंट समझो। हुआ क्या, एक क्रेडिटर था, एक बंदा था, उससे तुमने ना उधार में सामान लेना था, ठीक है। 3 बंदों की पार्टनरशिप थी, ए बी और चोर, ए बी और चोर। अब ये जो ए बी और चोर थे ना, ये गए इस क्रेडिटर के पास, मतलब इस बंदे के पास, और इन्होंने बोला कि आप मेरे को ना उधार पे, आप हमारी एलएलपी को उधार में सामान भेज दो। उसने बोला क्यों, तो बोले हमारे पास पैसे वैसे हैं बट दे देंगे अभी हमारे। तो इन्होंने देखा एक एलएलपी कैसी है, तो इसने बोला हम कंट्रीब्यूट करेंगे 10 लाख रुपए, हम कंट्रीब्यूट करेंगे 10 लाख रुपए, और इसने बोला ये कंट्रीब्यूट करेगा 30 लाख रुपए। तो ये बंदा खुश हो गया कि ये तो अच्छी एलएलपी है, इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज 50 लाख, लल्लू पंजू एलएलपी कोई है, अच्छी एलएलपी है। इसने इनको माल दे दिया उधार पे, या उधार ही दे दिया, पैसे दे दिया, मतलब उधार पे लोन दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया। बाद में ये जो चोर है ना, ये चोर तो था ही, तो इसने बोला कि मैं 30 लाख कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं तो 10 लाख ही कंट्रीब्यूट करूंगा ना, ये भी तो 10-10 ही कर रहे हैं, तो मैं क्यों 30 करूंगा, मैं भी 10 करूंगा। तो फिर यहां पर जो इसका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन था ना, वो एनफोर्स कराया जा सकता है बाय दैट पर्सन, वो एनफोर्स कराया जा सकता है बाय दैट पर्सन। द क्रेडिटर मे एनफोर्स द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन हु एक्सटेंडेड द क्रेडिट और एक्टेड इन रिलायंस टू द ऑब्लिगेशन डिस्क्राइब्ड इन दैट एग्रीमेंट। जब उन्होंने बोला था कि भाई ये बंदा 30 लाख, क्या पता उसने उसी पे विश्वास करके तो आगे माल दिया तुमको कि भाई ये 30 लाख लाएगा, ये 10 लाख लाएगा, ये 10 लाख लाएगा, तो सब ठीक है, 50 लाख की एलएलपी है ये, तो उसने तुम्हें उधार दे दिया। अब तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो, तुम बोल रहे हो नहीं हम तो चेंज कर देंगे, ये नहीं हो सकता। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन जो तुमने वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन लेके आना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग बैक द ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। इस पर एक एमसीक्यू भी बना हुआ है कि एक बंदे ने 5 लाख रुपए कैश देने का वादा किया और 20 लाख की कोई प्रीमाइसिस देने का वादा किया, 20 लाख की कोई प्रीमाइसिस देनी थी उसने, ऑफिस बिल्डिंग या कुछ भी, तो उसने ऑफिस बिल्डिंग तो दे दी, ठीक है, 20 लाख की प्रीमाइसिस तो दे दी। फिर क्या हुआ ना, एलएलपी वाइंडिंग अप में चलेगी, डिसोल्यूशन वगैरह में चलेगी, मतलब ठीक है। जब वाइंडिंग अप वगैरह में गई, अब उसने बोला क्योंकि एलएलपी तो वाइंड अप ही हो रही है, तो मैं 5 लाख क्यों दूं। अरे भाई तुमने 5 लाख पहले अग्री किया था ना, तो तुमको 5 लाख देना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एनफोर्स कराया जा सकता है। इज इट क्लियर? ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन तुम्हारा एनफोर्स कराया जा सकता है, ठीक है, ठीक है सर, समझ गए हो, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, सेक्शन नंबर 34 बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं एलएलपी को, बिल्कुल बनाने हैं। कैसे बनाने हैं सर? हर साल के लिए बनाने हैं, कैश बेसिस पे भी बना सकते हो, अक्रूवल पे भी बना सकते हो। सेक्शन नंबर 128 की घंटी बज जानी चाहिए ऑफ द कंपनीज एक्ट। 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता था कि आपको कैश बेसिस पे नहीं बनाने, अक्रूवल पे ही बनाने हैं, पर यहां पर आप कैश अक्रूवल किसी पे भी बना सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको डबल एंट्री सिस्टम पे बनाने हैं, सिंगल एंट्री पे नहीं बनाने। वाओ सर, बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होंगे, इट इज मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा फॉर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। देन उसके बाद आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट सॉल्वेंसी, सास, ये आपको फाइल करना होता है फॉर्म 8 में। एवरी ईयर लास्ट डे पे जो आपके पर्टिकुलर्स थे उसके अंदर आप उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंट सॉल्वेंसी बनाओगे और आरओसी को फाइल करोगे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने के अंदर अंदर। एलएलपी क्या कराएगी? अपने अकाउंट्स का ऑडिट भी कराएगी, यानी इसको अपने अकाउंट्स की ऑडिट भी करानी पड़ेगी, और वो ऑडिट के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो रूल्स में, वो हमको नहीं याद करने। और अगर आपने अपने ये सास फाइल नहीं करी तो एलएलपी और डीपी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम एलएलपी पे 1 लाख और डीपी पे 50,000। और एलएलपी ने अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करे, या फिर सास प्रिपेयर करके फाइल नहीं करा, या फिर ऑडिट प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करे, तो इन दैट केस एलएलपी पे पेनल्टी लगेगी मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, एंड डीपी पे फाइन लगेगा मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। देन उसके बाद सीजी जो है इन कंसल्टेशन विद एनएफआरए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बताएगी, प्रिस्क्राइब करेगी कि एलएलपी को कौन से क्या कंप्लाई करने हैं। एंड देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 35, एनुअल रिटर्न। हर एलएलपी को, जैसे कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है, सर कंपनी कौन से फॉर्म में एनुअल रिटर्न फाइल करती है? एक बार जरा बताओ चैट पे, कंपनी कौन से फॉर्म में एनुअल रिटर्न फाइल करती है? हाँ भाई,
भव्य इतना पिटेगा ना, और कृतिक तू भी इतना पिटेगा ना, दर्श तू भी इतना पिटेगा ना, अंशुमन तू भी इतना पिटेगा ना। अबे लल्लू हो क्या सारे? AOC 4 इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने का होता है, एनुअल रिटर्न इज MGT 7 सेक्शन 92। क्या कर रहे हो तुम? ये हिमांशु तो इसका बता रहा है, फॉर्म 11। वेरी गुड स्नेहा। MGT 7 नालायक। AOC 4 इज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 92 इज फॉर द एनुअल रिटर्न। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न होती है, नालायकों MGT 7 होती है। और AOC 4 क्या होता है? AOC 4 सेक्शन नंबर 137 है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने का है। सॉरी बोलो, बदतमीज। ठीक है, तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है इन द फॉर्म नंबर 11। कब? फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 60 डेज के अंदर अंदर यू हैव टू फाइल द एनुअल रिटर्न। और अगर नहीं फाइल करी तो इसकी पेनल्टी भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी तो LLP एंड एवरी DP के ऊपर पेनल्टी लगेगी 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम LLP पे 1 लाख और एवरी DP पे 50,000। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद कोई भी बंदा चाहे तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, सास, एनुअल रिटर्न और पार्टनर के नाम और उनमें जो भी चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजों को इंस्पेक्ट कर सकता है फीस पे करके। क्या पे करके? फीस पे करके आप क्या कर सकते हो? LLP में जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हो। अगर किसी भी बंदे ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, एनी पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग सॉल्वेंसी, या तो स्टेटमेंट फॉल्स दी या फिर कुछ मटेरियल चीज लिखनी थी और वो नहीं लिखी, भूल गया, तो इन दैट केस दैट पर्सन शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन लगेगा 1 लाख का और मैक्सिमम 5 लाख तक का। ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 38 बोलता है पावर ऑफ द ROC। ROC के पास पावर है कि ROC क्या कर सकता है? ROC फॉर्मर पार्टनर यानी जो पहले पार्टनर था, प्रेजेंट पार्टनर जो अभी पार्टनर्स हैं, DP एम्प्लॉय, इन लोगों को बोल सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, यू हैव टू आंसर, मतलब उनसे कुछ आंसर्स पूछ सकता है बेसिकली। सेकंड, कोई डिक्लेरेशन मांग सकता है। थर्ड, कोई डिटेल्स या पर्टिकुलर्स राइटिंग में मांग सकता है और टाइम बताएगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, तो आपको वो ROC को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। पर अगर मान लो बंदा बदतमीज था, बंदे ने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, या फिर डिक्लेरेशन नहीं दी, या फिर वो पर्टिकुलर सप्लाई नहीं किए, या अगर इसने सप्लाई करे पर ROC उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ROC को मजा नहीं आया, तो ROC तुम्हें समन बुला के भेजेगा और बोलेगा आओ कभी हवेली पे। फिर वो तुम्हें हवेली पे बुलाएगा और बोलेगा मेरे सामने पर्सनली अपीयर हो, और या तो मेरे सामने या इंस्पेक्टर के सामने या किसी अदर ऑफिसर के सामने पर्सनली अपीयर हो, और फिर वो आपसे जांच पड़ताल करेगा। और अगर तुमने ये सब करा हरकतें, ये वाली हरकतें, कौन सी हरकतें? ये वाली कि तुमने सप्लाई नहीं करा या फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसने तुम्हें समन भेजा, तुम इतने बदतमीज थे तो समन के भेजने पे भी नहीं गए, तो भी तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगी? पेनल्टी, यानी फाइन लग जाएगा बेसिकली, मिनिमम 2,000 मैक्सिमम 25,000। ठीक है सर। देन आता है सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 39 इंटेंशनली मैंने स्किप किया यहां पे, और बीच के सेक्शंस है ही नहीं। ठीक है, 39 के बाद सीधा 42 ही है, तो 39 मैं बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा। सेक्शन नंबर 42, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप जो पार्टनर हो LLP में, क्या आप अपना राइट किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो? यस, आप अपना राइट किसी दूसरे के फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे होल में करना चाहो चाहे पार्टली में करना चाहो, मतलब पूरा शेयर ट्रांसफर करना है वो भी कर सकते हो, अधूरा करना है अधूरा कर सकते हो। व्हाट इज दिस ट्रांसफर ऑफ राइट? मेरे को जो इस फॉर्म से प्रॉफिट लॉस ये मिलने वाले हैं, वो मैं किसी दूसरे के फेवर में क्या कर देना चाहता हूं? ट्रांसफर करना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हां सर, मैं ऐसा कर सकता हूं। ट्रांसफर ऑफ एनी सच राइट डज नॉट कॉज एनी डिसएसोसिएशन ऑफ पार्टनर। अच्छा, मान लो मैंने अपना होल या थोड़ा अधूरा राइट मैंने किसी के फेवर में ट्रांसफर कर भी दिया, तो इट मींस मैं उस पार्टनरशिप फॉर्म से डिसएसोसिएट हो गया? नहीं, मैंने सिर्फ अपना राइट उस बंदे को दिया है, बस जो मुझे प्रॉफिट मिलना था उसमें से कुछ हिस्सा मुझे ना मिलकर डायरेक्टली उसको मिल जाएगा, जो लॉस होना था वो कुछ हिस्सा वो भुगतेगा, तो मैंने सिर्फ अपना हिस्सा उसको ट्रांसफर करा है। ये नहीं कि वो आकर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, या मैं पार्टनरशिप से डिसएसोसिएट हो गया, या LLP डिसॉल्व हो गई, ये सब कुछ नहीं होगा। सो द LLP विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, द LLP विल नॉट बी डिसॉल्व, द LLP विल नॉट बी वाउंड अप। इसको वाउंड अप नहीं लिखना है, ऐसे यहां लिख लेना डिसोल्यूशन ऑफ LLP। LLP विल नॉट बी डिसॉल्व, और पार्टनर का क्या नहीं होगा? डिसएसोसिएशन नहीं होगा। एंड जिस बंदे को राइट ट्रांसफर किया गया है वो बंदा जो है वो बंदा सिर्फ और सिर्फ राइट लेगा, वो प्रॉफिट लॉस जो है वो मिलेगा उसको। ये कोई पार्टिसिपेशन का राइट नहीं मिल रहा है कि आकर मैनेजमेंट में उधम मचाने लग जाओ, वो सब कुछ तुम नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसके बाद अगर आप फर्म से LLP बनाना चाहते हो, यू वांट टू कन्वर्ट द फर्म इनटू LLP, तो सेक्शन 55 कंप्लाई करना होगा, रेड विद
सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। प्राइवेट कंपनी को अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो सेक्शन 56 कंप्लाई करो, रेड विद थर्ड शेड्यूल। और अगर आप पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी बनाना चाहते हो तो सेक्शन 57 कंप्लाई करो, रेड विद फोर्थ शेड्यूल। अब ऐसे हाथ जोड़ना, ऊपर देखना और भगवान को बोलना सो थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। पूछो क्यों इतना बड़ा वाला थैंक यू? इसीलिए क्योंकि मैंने ये तीनों ही टॉपिक नहीं पढ़ाने। सर क्यों? क्योंकि ये तीनों ही टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। ये तीनों ही टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओ वाह, ना तुम्हारे सिलेबस में ये तीनों सेक्शन है, ना तुम्हारे सिलेबस में शेड्यूल के प्रोविजन है, कुछ भी नहीं है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगेगा, क्योंकि हो सकता है वो एमसीक्यू में यही पूछ के बैंड बजा दे कि फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट किया गया पर कौन सा शेड्यूल फॉलो होगा। तो वो तुमसे शेड्यूल नंबर पे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो ये याद करके जाना, कहीं सोचो कि इसके प्रोविजन तो दिए नहीं हुए तो ये पेपर में भी ना फिर आईसीआई भी तुमको जब ये जो अभी तुम्हारे वाले ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो वाले, वो क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, नाना पाटेकर वेलकम वाली मूवी का मीम है ना। तो जब रिजल्ट बन रहा होता है ना, फिर आईसीआई भी ऐसे मीम रखता है, फिर आईसीआई भी लगता है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये छोड़ के मत चले जाना, पिटाई हो जाएगी। देन उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 58। 58 क्या बोलता है? रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। अब जब आप कन्वर्ट कराओगे तो आरओसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तुमको कि फर्म ने, प्राइवेट कंपनी ने या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ने, जिसको भी आपने एलएलपी में कन्वर्ट करा है, आरओसी को सेटिस्फाई करो कि तुमने अपना अपना रिस्पेक्टिव शेड्यूल क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। एंड देन उसके बाद आरओसी जब सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ओके है, तो फिर वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। देन दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर एलएलपी क्या करेगी? 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताएगी। देखो, अगर आप फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हुए हो तो पहले आप फर्म थे, तो पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म रेगुलेट कर रहा था, तो आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बताओ कि टाटा बाय बाय। अब हम क्या बन चुके हैं? अब हम एलएलपी बन चुके हैं। अगर आप पहले प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी थे, अनलिस्टेड वाले, तो भी आपको आरओसी गवर्न करना था। अभी भी आपको आरओसी गवर्न करेगा एलएलपी के अंदर भी, तो भी आप आरओसी को बताओ। सर क्यों? अरे भाई, वो पहले तुमको एज अ कंपनी रजिस्टर करके बैठा था, तो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में उसने तुम्हारा डेटा लिखा हुआ था। अब उसने तुमको रजिस्टर कर लिया एज अ फर्म, तो बताओ। और कन्वर्ट होने के बाद एलएलपी एंड द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल बी बाउंड बाय द रिस्पेक्टिव शेड्यूल। अपने शेड्यूल के हिसाब से आप बाउंड हो जाओगे। एंड इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो अब नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको मिला एलएलपी बन के, उसमें जो नाम लिखा रहेगा उस नाम से एलएलपी जानी जाएगी। जितनी भी प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, टैंजिबल, इनटैंजिबल, सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, राइट्स, लाइबिलिटीज, वट एवर इट वॉज, जो पहले फर्म या कंपनी के पास था, वो सारा कुछ अब किसके पास आ जाएगा? एलएलपी के पास। एंड फर्म एंड कंपनी शैल बी डिसॉल्व फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। उनके रिकॉर्ड से इनको डिसॉल्व कर दिया जाएगा। एंड नाउ दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ एलएलपी। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद में आया सेक्शन नंबर 59 पे। 59 क्या बोलता है? फॉरेन एलएलपी। सर किसको बोलते हैं? फॉरेन एलएलपी मतलब विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और सीजी इसके लिए क्या करेगा? रूल प्रिस्क्राइब करेगा। सर कुछ याद करना है, देख लेना बस। देन आता है सेक्शन नंबर 63, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी। एलएलपी का वाइंडिंग अप कैसे होगा? सर अगर कोई एलएलपी वॉलंटरली वाइंडिंग अप कराना चाहती है तो अपनी मर्जी से भी वाइंड अप हो सकती है। अगर कोई एलएलपी बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी वाइंड अप होना चाहती है, यानी कि बाय द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, वो चाहती क्या है, फिर उसको होना पड़ेगा। चाहती नहीं है सर वो, फिर वो होना पड़ेगा। अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर दे दिया ना दैट दिस एलएलपी शुड बी वाउंड अप, तो फिर उसको वाइंड अप किया जाएगा। देन दैट एलएलपी शुड बी वाउंड अप, उसको बोलते हैं कंपल्सरली वाउंड अप। और सेक्शन 64 भी आईसीआई का चाहिए क्वेश्चन है। वो कौन से केसेस हैं जिन केसेस में आपको ट्राइब्यूनल कंपल्सरली वाइंड अप कर सकता है, यानी कि द केसेस वेयर यू विल बी कंपल्सरली वाउंड अप। सर वो कौन से केसेस हैं? पहला, अगर एलएलपी नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम पे चल रही है, मतलब बेसिकली एक ही पार्टनर से चल रहे हो और 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो दैट कैन बी अ ग्राउंड, जिस ग्राउंड पे आपको वाइंड अप तब किया जा सकता है। मतलब ये कैसा ग्राउंड बन जाएगा जहां पे आपको वाइंड अप तक किया जा सकता है भाई। दूसरा, अगर एलएलपी अगेंस्ट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया काम कर रही है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीजों के अगेंस्ट काम कर रहे हो, बम बना रहे हो, तो तुमको क्या कर देंगे? वाइंड अप कर देंगे। एलएलपी अगर डिफॉल्ट करती है सास एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में फॉर लगातार 5 साल, तो आपको वाइंड अप करने का ऑर्डर आ सकता है। एलएलपी अनेबल टू पे इट्स डेट, इंसॉल्वेंसी की राह पर चल चुकी हो तुम, जिस राह पर तब तुम चल रहे हो ना,
एक दिन बहुत बुरा फंसोगे और इतना बुरा फंसोगे कि एलएलपी तुमको क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा वाइंडिंग अप का, ठीक है। एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, और ये लास्ट वाले में तो सोचो एलएलपी को वाइंड अप करने के लिए एनसीएलटी के पास ओपन एंडेड पावर दे दी गई, जो भी उसको जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड लगता है, मतलब जो उनको ठीक रीजन लगता है वो रीजन को यहां पे पेल के क्या बोल सकते हैं, वाइंड अप, खत्म, टाटा बाय बाय, तो तुमको वाइंड अप किया जा सकता है। देन उसके बाद सेक्शन 66 बोलता है पार्टनर मे लेंड और ट्रांजैक्ट विद द एलएलपी। एक पार्टनर क्या एक एलएलपी को, अपनी ही एलएलपी को लोन दे सकता है, हाँ। कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, हाँ। मतलब ठीक है लोन दे दो, ट्रांजैक्शन करनी है कर लो। कल को मान लो एलएलपी ने पैसे नहीं दिए, एलएलपी ने बोला भाई चल ना तू तो अपना ही है पार्टनर, या जा जा जा, ले 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 ले, तो वो ये नहीं है ले 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 ले, उस बंदे के पास भी वही सारे राइट होंगे जो एक नॉन पार्टनर के पास होते हैं। अगर तुम किसी रैंडम बंदे के साथ ट्रांजैक्शन करते, उससे लोन लेते और उसको लोन ना देते, तो उसके पास राइट्स होते ना कि वो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगा, वही पार्टनर भी ले लेगा। ये मत सोचते ना कि वो पार्टनर है, पार्टनर विल हैव द सेम राइट एज अ नॉन पार्टनर हैव। ओ आगे लिखो सेक्शन नंबर 67, ये बोलता है फालतू सेक्शन है, ये नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। मतलब आप पढ़ लेना भाई, पढ़ लेना, कुछ नहीं पता मुझे क्या आएगा नहीं आएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर कंपनीज एक्ट अप्लाई करवा सकती है एलएलपी के ऊपर विद सम एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशंस, ठीक है। और जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो इसकी कॉपी जो है पार्लियामेंट, मतलब इसकी कॉपी पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में भेजी जाएगी फॉर अप्रूवल। देन आता है सेक्शन नंबर 69। 69 क्या बोलता है, सर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न जो फाइल करना था आरओसी के पास विद इन द टाइम, बट आपने विद इन टाइम फाइल नहीं किया, तो फिर एक काम करो, एडिशनल फीस देके फाइल कर दो, कोई आफत थोड़ी आई है, वाओ। सेक्शन 70 बोलता है एलएलपी पार्टनर और डीपी ने अगर कोई भी सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करा, तो पहली बार तो जो उसने ऑफेंस करा ठीक है आपको फाइन लगा के छोड़ देंगे, जो भी सेक्शन में तुमने ऑफेंस करा होगा उस सेक्शन में लिखा होगा तुम्हारे ऊपर कितना फाइन लगना है, पेनल्टी लगनी है, उतनी लगा के छोड़ देंगे। बट अगर तुमने फिर दोबारा वही करा, सेकंड ऑफेंस करा, तो फिर आपके ऊपर जो फाइन उस सेक्शन में दिया हुआ था उसका ट्वाइस हो जाएगा। मैक्सिमम फाइन आपके लिए फिर कितना देखा जाएगा, डबल। सपोज किसी सेक्शन में 5 लाख लिखा है तो मैक्सिमम फाइन वाज 5 लाख, बट आपने फिर सेकंड वही ऑफेंस करा तो नाउ योर मैक्सिमम फाइन विल बी कंसीडर्ड एज 10 लाख, तो आप पे 10 लाख तक का फाइन लग सकता है। ओह ठीक है सर। इसके बाद अपने को 3 सेक्शन पढ़ने हैं, 4 इंस्टेड, 39, 60, 61, 62। बस ये थोड़े से टेक्निकल सेक्शंस हैं इसलिए मैंने इनको लास्ट के लिए रखा, 39, 60, 61, 62। इसके अलावा बाकी एलएलपी एक्ट इज योर एंटायरली ओवर। मेरे को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अभी एलएलपी एक्ट खत्म नहीं हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूं। 4 सेक्शंस अभी थोड़े टेक्निकल वाले पेंडिंग है तो मैं उनको अब समझाऊंगा। उसके अलावा अगर सब कुछ क्लियर है तो फटाफट से चार्ट पे लिख दो डन 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 डन। जो पहले वाला था अपूर्वा, पुराने वाला, पहले वाला, ठीक है। चले आगे, चलो सर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 60, 61, 62 पे, 39 लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले 60 क्या बात करता है, मेरी बात सुनना। 60 बोलता है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में। अब मेरे को तुम्हें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का ड्रामा क्या है। तो बस मेरी सिंपल सी एक बात सुन लेना, एक कहानी सुन लेना। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है हमारे पास जिसका नाम क्या है, सन्नी भैया। ये सन्नी भैया जो है ना, ये सन्नी भैया किसी एकेडमी में, ये सन्नी भैया, मैं पहले तुम्हें कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मीनिंग बता रहा हूं, देन आई विल टेक यू द टॉपिक ऑफ सेक्शन 60, ठीक है। पहले मेरे को बताना जरूरी है। ये जो सन्नी भैया हैं, ये किसी एकेडमी में गए और इन्होंने बोला मेरे को लॉ की क्लास लेनी है, मेरे को क्या लेनी है, लॉ की क्लास लेनी है। इन्होंने लॉ की क्लास ली और इन्होंने फीस पे करी 10,000 रुपए, ठीक है। इन्होंने वहां पे फीस पे कर दी 10,000 रुपए, मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर मान के चल रहा हूं 10,000। इन्होंने 10,000 रुपए फीस पे करी। अब इन्होंने क्लास ली और हुआ क्या, क्लास लेने के बाद
आप इन्होंने एक क्लास ली, इनको समझ में आया, अच्छा 2 क्लास ली समझ में आया, 3 क्लास ली समझ में आया, फिर धीरे धीरे क्या आने लगा कि इनको समझ में नहीं आया। इन्होंने बोला कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं बट आई एम नॉट एबल टू, हो सकता है कि मेरी वाइब मैच नहीं कर रही या मेरी ट्यूनिंग मैच नहीं कर रही। इस बंदे ने बोला कि हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज एवरीवन वाज सिटिंग इन द क्लास, हर किसी को समझ में आ रहा था, इस बंदे को नहीं आ रहा था। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपको किसी के साथ ट्यूनिंग मैच करती है, किसी के साथ मैच करती है, तो हो सकता है बाकी सबको आ रहा हो बट ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा था सर से। तो इसने जाके बोला एकेडमी में कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज मेरे को रिफंड कर दोगे क्या? तो एकेडमी ने बोला नहीं भाई, रिफंड तो होते नहीं है, हम तो आपको फीस रिफंड नहीं दे सकते। तो इसने बोला ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, अब मैं 10,000 रुपए तो ऐसे वेस्ट कर दूंगा। तो एकेडमी ने इसको बोला एक काम करो, आपने कोई और सब्जेक्ट लेना है तो आप वो ले लो और हम वो 10,000 रुपए उसमें एडजस्ट कर देंगे। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है या नहीं होता? जल्दी से पहले मुझे बताओ, क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो ये एकेडमी ने बोला कि हम इस 10,000 को क्या कर देंगे, आपके सेट ऑफ कर देंगे विद अदर सब्जेक्ट्स। आप किसी और सब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हो, इसको सेट ऑफ कर सकते हो, एडजस्ट कर देंगे। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि क्या ये एकेडमी जो है ये सन्नी भैया के साथ क्या कर रही है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट? सर व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ योर राइट्स। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज नथिंग, इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ योर राइट्स। आपके राइट्स को रीअरेंज किया जाता है, बस इतना समझ लेना। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में फर्क इतना हो गया कि कॉम्प्रोमाइज वर्ड वहां यूज होता है जनरली जहां थोड़ा डिस्प्यूटेड मैटर हो, उसको अरेंजमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉम्प्रोमाइज, और नॉर्मल अरेंजमेंट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। तो अगर आप रीअरेंजमेंट कर रहे हो राइट्स का तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक कंपनी है, आई एम नॉट कमिंग टू एलएलपी राइट नाउ, मैं अभी आऊंगा सेक्शन 60 पे, पर मैं थोड़ा बेस क्रिएट कर रहा हूं उसके लिए। अगर एक कंपनी है, मान लो जेड लिमिटेड का मर्जर अमेलगमेशन हो गया इन द कंपनी के लिमिटेड, तो आपको इतना तो पता रहेगा मर्जर के केस में, अमेलगमेशन के केस में जो ये कंपनी मर्ज हो रही है, मर्जिंग कंपनी जिसको आप बोलते हो, इसकी सारी एसेट लायबिलिटी इस कंपनी को चली जाएंगी, इसके सारे शेयर होल्डर इस कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि क्या यहां पर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ भी क्या कर रही है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, कि अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं हो, अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, अब हमारे पास आपके पास हमारे शेयर, क्या बोलते हो सर, आपके पास हमारे शेयर नहीं है, आपके पास उस कंपनी के शेयर होंगे। तो यहां कंपनी भी तो अपने शेयर होल्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रही है। तो मर्जर अमेलगमेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। कई लोग सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट ही मर्जर अमेलगमेशन है, मर्जर अमेलगमेशन ही कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है। मर्जर अमेलगमेशन इज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, बट मर्जर अमेलगमेशन ही कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है नहीं ना। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है। कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पैसे नहीं दे पा रही, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करेगी, दैट इज ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कुड बी एनीथिंग, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऐसी एलएलपी जब कभी भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करेगी ना, किसके साथ, अपने क्रेडिटर्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, तो या तो एलएलपी या एलएलपी का क्रेडिटर या एलएलपी के पार्टनर, या तो एलएलपी या एलएलपी का क्रेडिटर या एलएलपी के पार्टनर ट्राइब्यूनल को यानी कि एनसीएलटी को पहले एक एप्लीकेशन लगाएंगे मीटिंग बुलाने के लिए कि ये मीटिंग में पहले ये लोग डिस्कस करेंगे, ये लोग अप्रूवल देंगे मीटिंग में। तो इनकी मीटिंग बुलाने के लिए भी पहले आपको ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, यानी डायरेक्टली यू कैन नॉट डू द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। सीधा ट्राइब्यूनल को तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम के लिए एप्लीकेशन नहीं डालोगे, पहले उनको मीटिंग के लिए एप्लीकेशन डलेगी। तो ट्राइब्यूनल अगर सेटिस्फाई होगा तो वो आपको मीटिंग बुलाने के लिए ऑर्डर देगा। कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकता है सर? एलएलपी एप्लीकेशन डाल सकती है, क्रेडिटर एप्लीकेशन डाल सकता है, पार्टनर एप्लीकेशन डाल सकता है, और अगर एलएलपी वाइंडिंग अप प्रोसीजर में है तो लिक्विडेटर एप्लीकेशन डाल सकता है कि प्लीज एनसीएलटी मीटिंग बुलवाओ। एनसीएलटी तुमको मीटिंग बुलाने के लिए ऑर्डर देगा। जब एनसीएलटी तुमको मीटिंग बुलाने के लिए ऑर्डर देगा तो जैसा एनसीएलटी बोलेगा उसी तरीके से मीटिंग को कॉल, हेल्ड और कंडक्ट किया जाएगा, जैसा एनसीएलटी बोलेगा। फिर उसके बाद इन लोगों की मीटिंग होगी, और मीटिंग में कितने लोगों से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा? मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू का मतलब नंबर वाइज लोग मेजॉरिटी में होने चाहिए और उनके पास वैल्यू वाइज 3/4 होना चाहिए। नंबर वाइज वो लोग मेजॉरिटी में होने चाहिए और वैल्यू वाइज उनके पास 3/4 होना चाहिए। सर एग्जांपल दो। मैंने बोला मान लो एक कंपनी के 100 क्रेडिटर हैं, टोटल अमाउंट क्रेडिटर्स का 500 करोड़ ड्यू था जो एलएलपी ने देना था, कंपनी नहीं, एलएलपी ने देना था। एलएलपी के 100 क्रेडिटर हैं, 500 करोड़ का क्रेडिटर्स को पैसा देना था इन्होंने। 40 लोगों ने जिनके पास 400 करोड़ का अमाउंट है, जिनको हमने 400 करोड़ देना है, ऐसे 40 लोग हैं। इन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है हमारी तरफ से हाँ है, क्या स्कीम अप्रूव हो गई? नो, बिकॉज अमाउंट वाइज तो ये 3/4 से ज्यादा है। 500 करोड़ का 3/4 निकालोगे इट विल बी 375 करोड़, तो ये उससे तो ज्यादा है बट मेजॉरिटी नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट।
अगर सर मान लो 55 लोगों ने हाँ बोल दिया बट उनकी वैल्यू 200 करोड़ है, तो अब नंबर वाइज मेजॉरिटी है बट वैल्यू वाले कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो डुअल कंडीशन दोनों चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। ट्विन कंडीशन आपको दोनों पूरी करनी पड़ेंगी, मेजॉरिटी भी होनी चाहिए और वैल्यू वाइज 3/4 भी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पूरा करना पड़ेगा और ये लोग जब अप्रूव कर देंगे एंड द स्कीम इज सैंक्शनड बाय द ट्राइब्यूनल, फिर आपको स्कीम ट्राइब्यूनल से भी अप्रूव करानी होती है, तो फिर आप उसके लिए एप्लीकेशन लगाते हो। तो ये वाली एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को किस लिए लगी थी? मीटिंग बुलाने के लिए। ये वाला सैंक्शनिंग कब होगा? जब आप इसके बाद मीटिंग होगी, ये लोग पास करेंगे, फिर आप ट्राइब्यूनल से भी क्या लेते हो? अप्रूवल लेते हो। तो ट्राइब्यूनल से भी आपको ये स्कीम को अप्रूव कराना पड़ेगा। ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का जो ऑर्डर होगा ये विल बी बाइंडिंग ऑन एलएलपी, क्रेडिटर, पार्टनर एंड लिक्विडेटर ऑल्सो। एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? जब बाइंडिंग अप में चला जाता है ना सारा ड्रामा, तो जो जैसे कंपनीज के केस में शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जब वाइंडिंग अप में चली जाती है उन्हीं को कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ऐसी पार्टनर के केस में यहां पर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाएंगे। ठीक है सर। एंड प्री रिक्वाइजेड फॉर ग्रांट ऑफ ऑर्डर ऑफ सैंक्शन, जब ट्राइब्यूनल तुम्हारी ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाली स्कीम को सैंक्शन करेगा तो उससे पहले वो क्या क्या चीजें चेक करेगा? ऑल मटीरियल फैक्ट रिलेटिंग टू एलएलपी, इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग चल रही है तो वो भी चेक किया जाएगा। यानी क्या क्या चीजें एलएलपी को जब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सैंक्शन कराना है एनसीएलटी से, तो एनसीएलटी पहले क्या क्या चीजें चेक करेगा? फर्स्ट, योर मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू एलएलपी, ये उसको चाहिए, ये आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे ट्राइब्यूनल को बाय द वे ऑफ एफिडेविट। ठीक है, डिस्क्लोज करो मटीरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू एलएलपी, लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन एंड एनी प्रोसीडिंग विच इज इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग विच इज पेंडिंग रिलेटेड टू दैट एलएलपी, ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा किसको? ट्राइब्यूनल को। देन उसके बाद जो ऑर्डर आएगा ट्राइब्यूनल का, वो आपको आरओसी को फाइल करना होता है 30 डेज के अंदर अंदर, तभी उसके बाद ही वो ऑर्डर इफेक्ट लेगा। अगर आपने आरओसी को फाइल नहीं किया तो ऑर्डर इफेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, और अगर आपने डिफॉल्ट किया तो एक तो ऑर्डर आपने फाइल नहीं करा आरओसी को, तो आपका वो ऑर्डर इफेक्ट में ही नहीं आएगा। दूसरी चीज, पेनल्टी भी लगेगी। एवरी एलएलपी एंड एवरी डीपी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए, फर्दर 100 रुपए पर डे, मैक्सिमम एलएलपी पे 1 लाख और 50,000 डीपी पे। ठीक है, और ट्राइब्यूनल जो है जब एप्लीकेशन लग गई उसको, कौन सी एप्लीकेशन? स्कीम अप्रूवल की एप्लीकेशन लग गई कि स्कीम मेरी अप्रूव कर दो, ये वाली एप्लीकेशन लगने के बाद ट्राइब्यूनल तुम्हारे अगेंस्ट यानी एलएलपी के अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उन्हें रुकवा देगा, अब वो नहीं चलेंगी। और अगर वो ऑलरेडी चल चुकी थी रुकवा देगा, और अगर नहीं चली थी तो चलेंगी नहीं। सर दोबारा बोलना, अगर तुम्हारी एप्लीकेशन लग गई फॉर द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम का सैंक्शन लेने के लिए, तो देन इन दैट वेरी केस अगर तुम्हारे अगेंस्ट ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग किसी और अथॉरिटी के पास या कोर्ट में स्टार्ट हो चुकी थी तो वो रुक जाएंगी, कंटिन्यूएशन नहीं होगा। और अगर नहीं स्टार्ट हुई थी तो अब वो स्टार्ट नहीं होंगी। ठीक है सर। फिर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 61 और ये बोलता है कि ट्राइब्यूनल के पास पावर है, ध्यान से सुन लेना, यहां पे भी आईसीआई कभी तो फंसा देगा। अभी तो नहीं बना रहा इतने गंदे क्वेश्चन, पर मेरे ऐसा बंदा पेपर बनाए ना तो मैं यहीं से क्वेश्चन उठाऊं ऐसे ऐसे। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या करेगा? ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है, सिर्फ स्कीम अप्रूव करके छोड़ नहीं देगा, उसके बाद उसको सुपरवाइज भी करता है कि क्या स्कीम सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। सर मॉडिफिकेशन कब कर सकता है? एट एनी टाइम, जब वो ऑर्डर पास कर रहा था स्कीम का तब भी कर सकता है, स्कीम सैंक्शनिंग का उसने ऑर्डर पास किया था तब भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, और इवन एट एनी टाइम देयर आफ्टर भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं इतने गंदे क्वेश्चन आईसीआई अभी नहीं बना रहा, पर बनाए अगर कभी तो फंसोगे नहीं भाई। अगर आईसीआई ने ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि कोई एक केस बनाकर वो क्वेश्चन पूछेगा जानबूझ के कि एनसीएलटी ने क्या करा, जब स्कीम सैंक्शन की तब तो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करी, अभी स्कीम 90% इंप्लीमेंट हो चुकी है और अब वो क्या करने जा रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा है, वो तुम्हें ऐसा कन्विंस कर देगा ऐसा कि तुम्हें भी लगेगा हाँ यार एनसीएलटी गलत कर रहा है। कुछ गलत नहीं है भाई, एनसीएलटी लिखा हुआ है लॉ में, एट एनी टाइम देयर आफ्टर, या तो मेकिंग सच ऑर्डर कौन सा ऑर्डर? जब ये स्कीम अप्रूवल का ऑर्डर पास हुआ था ये वाला, या तो पासिंग सच ऑर्डर, या फिर एट एनी टाइम देयर आफ्टर, कभी भी क्या कर सकता है? मॉडिफिकेशन कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा इस मे पे? क्या मॉडिफिकेशन करेगा ही करेगा? नो, सेक्शन में लिखा हुआ है मे, चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकता है चाहे तो ना करे। ठीक है सर आगे सुनना, और अगर उसको लगा कि मॉडिफिकेशन होने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा, विद और विदाउट मॉडिफिकेशन स्कीम नहीं चल पा रही, तो फिर वो तुम्हारा वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा, चाहे वो खुद के खुद ऑन इट्स ओन मोशन या फिर उसको रेफरेंस भेजी जाएगी बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द अफेयर ऑफ एलएलपी। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई? हाँ सर। इज इट क्लियर टू यू? 61 समझ में आ गया? हाँ सर। अब समझना 62 क्या बोलता है।
62 बोलता है कि अगर तुमने सेक्शन 60 में जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम डाली थी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम मर्जर अमेलगमेशन से रिलेटेड थी, अगर वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम मर्जर अमेलगमेशन से रिलेटेड थी, यानी वो अमेलगमेशन के नेचर का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट था, तो 62 में भी आ जाओ। द एप्लीकेशन मेड टू ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 60 फॉर सैंक्शनिंग अ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वॉज इन द नेचर ऑफ मर्जर अमेलगमेशन। वो इस नेचर का था कि मर्जर होने वाला है, अमेलगमेशन होने वाला है, इस नेचर का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट तुम करवा रहे थे। तो जब तुम्हें ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा स्कीम सैंक्शन करने का, या तो उसी ऑर्डर में ये 5 चीजें लिख देगा, या फिर एक सेपरेट ऑर्डर में बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर ये 5 चीजें लिख देगा। यानी मैं आके एक और बताता हूं दुखती रग, जहां पर आईसीआई क्वेश्चन बना सकता है ये वाला, कि स्कीम पास हुई उस ऑर्डर में तो एनसीएलटी ने कुछ नहीं लिखा, सब्सिक्वेंट ऑर्डर में ये सब कुछ लिख रहा है। वैलिड है या इनवैलिड है? टोटली वैलिड है, लॉ में लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट ऑर्डर से भी पास कर सकता है। जब स्कीम पास करी थी उस समय भी ये 5 चीजें लिख सकता है, और बाद में एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर के थ्रू भी लिख सकता है। ठीक है, ठीक है। क्या लिख सकता है सर? वो उसमें लिखेगा कि जो ट्रांसफरर एलएलपी है, एक एलएलपी दूसरे में मर्ज हो रही है, तो ये जो जा रही है इसको बोलेंगे ट्रांसफरर, और जिसमें मर्ज हो रही है वो ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर एलएलपी की सारी एसेट लायबिलिटी अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफरी एलएलपी को ट्रांसफर कर दो, ये लिख देगा। दूसरा, जो ट्रांसफरर एलएलपी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही थी, लीगल प्रोसीडिंग, अब वो ट्रांसफरी एलएलपी के अगेंस्ट कंटिन्यू की जाएंगी। जो प्रोसीडिंग्स पहले ट्रांसफरर एलएलपी के अगेंस्ट चल रही थी, अब वो ट्रांसफरी एलएलपी के अगेंस्ट चलेंगी। आगे सुनना, जो ट्रांसफरर एलएलपी है इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा बिना वाइंडिंग अप के, क्योंकि अब जैसे ही ये मर्ज हो जाएगी इधर, इसकी आइडेंटिटी खत्म, तो दिस विल बी डिसॉल्व्ड विदाउट वाइंडिंग अप। जो बंदे डिसेंट कर रहे थे, सब लोगों ने तो हां भी नहीं करी होगी, कुछ लोगों ने तो ना भी करी होगी इस मैटर के लिए, क्योंकि 3/4 और प्लस मेजॉरिटी आपको चाहिए थी, प्लस 3/4 इन वैल्यू चाहिए था ना, तो कुछ लोग तो डिसेंटिंग भी होंगे इस चीज से। तो वो जो ऐसे परेशान लोग हैं, जो लोग डिसेंट हुए घूम रहे हैं, उनके लिए भी तुम्हें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, ऐसा भी ट्राइब्यूनल ऑर्डर में लिख सकता है। एंड 5वीं चीज, कोई भी इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल काम होगा तो वो भी आपको लिखना, वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5 चीजों के बारे में ऑर्डर डाल सकता है कौन? एनसीएलटी। कब? जब स्कीम पास होगी उसी ऑर्डर में, या फिर बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर। एनसीएलटी अपनी स्कीम में ये 5, अपने ऑर्डर में ये 5 चीजें डाल सकता है। क्लियर है? क्लियर है सर। आगे सुनना, ट्राइब्यूनल तुम्हारे लिए ट्रांसफरर एलएलपी के लिए, ट्राइब्यूनल ट्रांसफरर एलएलपी के लिए, ट्राइब्यूनल ट्रांसफरर एलएलपी के लिए डिसोल्यूशन को ऑर्डर तब तक पास नहीं करेगा जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर एक रिपोर्ट बनाकर ट्राइब्यूनल को ना दे दे कि इस एलएलपी के जो भी अफेयर्स हैं, बिजनेस अफेयर्स हैं, वो पार्टनर के या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं चल रहे। पार्टनर के या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं चल रहे जब तक ऑफिशियल लिक्विडेटर ऐसी रिपोर्ट बनाकर नहीं देगा, किसको? ट्राइब्यूनल को, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, तब तक आप ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफरर एलएलपी। और फिर ये बोलता है इफेक्ट ऑफ ऑर्डर। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ऑर्डर? इफेक्ट ऑफ ऑर्डर का, हाँ प्रगुन, यस, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर का मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूं देखो एक बारी। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? अब ये जो ऑर्डर कौन सी बात हो रही है? डिसोल्यूशन वाला ऑर्डर। जब आपका डिसोल्यूशन वाला ऑर्डर पास हो जाएगा, यानी नाउ द फर्म इज डिसॉल्व्ड, ट्रांसफरर एलएलपी इज डिसॉल्व्ड, तो ये जो ऑर्डर पास होगा, इसके ऑर्डर के पास होते ही जो ट्रांसफरर एलएलपी की सारी एसेट लायबिलिटी थी वो ट्रांसफरी एलएलपी के पास चली जाएंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अगर एनसीएलटी ऐसा बोलता है कि ट्रांसफरर एलएलपी की प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएटेड था, बट एनसीएलटी ऐसा डायरेक्ट कर देता है अपने ऑर्डर में कि अब ये चार्ज से फ्री होती है एसेट, तो वो चार्ज सीज्ड टू हैव इफेक्ट माना जाएगा। यानी नाउ वी विल प्रिज्यूम दैट देयर इज नो एनी चार्ज ऑन दैट एसेट। और एलएलपी ये डिसोल्यूशन ऑर्डर की कॉपी भी आरओसी को क्या करेगी? फाइल करेगी। और अगर तुमने नहीं फाइल किया तो पेनल्टी लग जाएंगी भैया, वही 10,000 रुपए की पेनल्टी है, मैक्सिमम 100 रुपए, 1 लाख रुपए, मतलब 100 रुपए कॉन्टिन्यूइंग डेली का, 1 लाख रुपए मैक्सिमम एलएलपी के लिए, और डीपी के लिए 50,000। दिस वॉज योर सेक्शन नंबर 60, 61 एंड 62 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला सेक्शन। अब एक सेक्शन बचा सिर्फ, कौन सा वाला? 39। मुझे बताओ 60, 61, 62 समझ में आ गया? अगर ये समझ में आया भाई तो चैट में लिखना तो बनता है एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। सेक्शन 60, 61, 62 क्लियर है? यस सर। हालांकि नोट्स में भी सेम चीज लिखी हुई है, यहां से भी देख सकते हो, ठीक है, बट मैंने उसको बुक से ही पढ़ा दिया उधर,
एंड लास्ट इज योर 39। लास्ट इज योर 39। 39 तो बहुत ही आसान है। 39 पता है क्या बोलता है? 39 बोलता है, मान लो तुमने कोई ऑफेंस करा, तुमने कोई ऑफेंस करा जिसकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन है, तो आप ऐसा ऑफेंस जाकर क्या करा सकते हो? कंपाउंड करा सकते हो। कंपाउंड का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ ऑफेंस। आप एक सम पे कर दो, एक अमाउंट पे कर दो, और ये लीगल सेटलमेंट है। ये कोई सट्टा वट्टा, ये सट्टा बोल रहा हूं, ये कोई ब्राइब नहीं है। ये तुम सोचो रिश्वत विश्वत है कि ये लीगल चल रहा है। वो लीगल सट्टा इज स्पेक्यूलेशन ना, ब्राइब नहीं है, ये कोई रिश्वत नहीं है, ठीक है। इट इज लीगल सेटलमेंट, और लीगली आप इसको क्या कराते हो? कंपाउंड कराते हो। तो जो बंदा अपना कोई ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, जिसपे सिर्फ फाइन लगना था, ऐसा ऑफेंस आप क्या करा सकते हो? कंपाउंड। कंपाउंडिंग करेगा कौन? आरडी, या फिर आरडी से नीचे लेवल का बंदा नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। आरडी या उससे ऊपर लेवल का बंदा कंपाउंडिंग करेगा, और वो आपसे एक सम ले लेगा, मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट के बीच का सम लेगा, जो भी उसको लगेगा, जो कि स्टिपुलेटेड है फॉर सच ऑफेंस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पर्सन। मतलब एक बंदे ने ऑफेंस करा, सपोज सो एंड सो सेक्शन 20 का ऑफेंस करा, फॉर एग्जांपल सेक्शन 20 का ऑफेंस करा, ठीक है सर, सेक्शन 20 का ऑफेंस करा, और सेक्शन 20 में ऑफेंस में पनिशमेंट लिखी हुई थी कि अगर आपने इस सेक्शन का ऑफेंस करा तो आपके ऊपर मिनिमम फाइन लगेगा 2 लाख, मैक्सिमम लगेगा 25 लाख, फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 लाख 25 लाख, तो इस 2 लाख से 25 लाख के बीच में उससे कुछ सम ले लिया जाएगा और उसका ऑफेंस क्या कर दिया जाएगा? कंपाउंड कर दिया जाएगा। हाँ कृतिक, कंपनी वाले में भी कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। तो इसको क्या किया जा सकता है? कंपाउंड किया जा सकता है। अब एक बार तुमने कंपाउंडिंग करा ली, जब एक बार तुमने कंपाउंडिंग करा ली, तो उसके बाद 3 साल तक अगर तुमने फिर सिमिलर ऑफेंस करा, अब उसकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। जायज भी है, लॉजिकल भी है। बार बार तुम गलती करोगे और फिर कंपाउंडिंग करा लोगे, ऐसे थोड़ी चलता है यार। तो एक बार अगर तुमने कंपाउंडिंग करा ली, तो उसके बाद दोबारा आपकी 3 साल तक उसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। पर सर 3 साल बीत गए, उसके बाद कंपाउंड करा सकते हैं? यस। फिर उसके बाद आपका वो ऑफेंस एक तरीके से फर्स्ट ऑफेंस माना जाएगा, तो फिर हम उसकी कंपाउंडिंग कर देंगे। जब आप कंपाउंडिंग कराओगे तो आपको एप्लीकेशन किसके पास लगानी है? आरओसी के पास। आरओसी तुम्हारी एप्लीकेशन किसके पास लेकर जाएगा? आरडी के पास, और साथ में अपने कमेंट भी लगा देगा कंपाउंडिंग से रिलेटेड। जो भी ऑफेंस आपका कंपाउंड होगा अंडर सेक्शन 39, आरओसी को बताना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। और अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई और प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो चुका था तो उस पर रोक लग जाएगी, और अगर नहीं हुआ था तो अब स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैटर क्या हो गया है? कंपाउंड हो चुका है। वाओ। एंड आरडी क्या करेगा? आरडी जब कंपाउंडिंग करेगा तो कंपाउंडिंग करते समय वो एक डायरेक्शन यानी ऑर्डर दे सकता है पार्टनर को, डीपी को, एम्प्लॉय को, कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ चीजें, कुछ पर्टिकुलर्स लाके दो ताकि मैं कंपाउंडिंग कर सकूं। तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया तो जो आपके ऊपर फाइन लगना था ना, उसका ट्वाइस हो जाएगा मैक्सिमम फाइन, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन। जिस सेक्शन की कंपाउंडिंग तुम्हारी चल रही थी उसमें जो मैक्सिमम फाइन दे रखा था, उस मैक्सिमम फाइन का हम ट्वाइस कर देंगे। अब वो मैक्सिमम फाइन बन जाएगा तुम्हारे लिए, अगर तुमने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए टू द आरओसी। क्लियर? क्लियर सर। लो भाई, ये तुम्हारा चैप्टर था, छुटकू सा, प्यारा सा, इजी सा, जिसका नाम था एलएलपी एक्ट। अब सर मजे आ जाएं, मजे आ जाएंगे सर, मजे आ जाएंगे सर, अगर आप हमें एक बार कुछ क्वेश्चन करा दो एलएलपी वाले, और खास करके वो क्लास वाले क्वेश्चन करा दो, क्लासिक वाले। तो मैं तुम्हारे साथ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेता हूं जो थोड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं। पहले तो ये देखो, एक वर्धमान स्टील एलएलपी थी जो 1 सितंबर 2024 को इनकॉर्पोरेट हुई, और 1 जनवरी 2025 को एक पार्टनरशिप फर्म का जिसका नाम वर्धमान स्टील था, उन्होंने आरओसी को रिक्वेस्ट डाली कि ये वाली एलएलपी हमारे नाम से मैच कर रही है, इसे चेंज कराओ ना। क्या यहां पर ये पार्टनरशिप फर्म रिक्वेस्ट डाल सकती है? नो, अभी बताया था पार्टनरशिप फर्म रिक्वेस्ट नहीं डाल सकती। सर क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म है। कंपनी और एलएलपी से मैच कर रहा होता तो वो जाके रिक्वेस्ट डाल देगा, बट पार्टनरशिप फर्म क्या नहीं डाल सकती? रिक्वेस्ट नहीं डाल सकती। ठीक है सर। इसके बाद ये कर लोगे तुम? हाँ, ये देखो, ये है क्वेश्चन, ठीक है, सुनना जरा। अमित एंड प्रिया पार्टनर इन XYZ LLP, एक कंसल्टिंग फर्म। प्रिया मूव टू अ न्यू एड्रेस बट फॉरगॉट टू नोटिफाई टू द LLP। हे राम, तुमने LLP को बताया क्यों नहीं? चेंज से 15 दिन के अंदर अंदर बताना था, बट आपने LLP को बताया ही नहीं। अ मंथ लेटर अमित कजन रमेश एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग XYZ LLP। अब ये बंदा नया पार्टनर आ रहा था एंड आ गया। XYZ LLP को इमीडिएटली
अपडेट नहीं किया गया, XYZ LLP ने आगे आरओसी को इमीडिएटली इफेक्ट मतलब इमीडिएटली क्या नहीं करा, अपडेट नहीं करा रिगार्डिंग प्रिया का एड्रेस चेंज और रमेश का एडमिशन, दोनों ही बारे में LLP ने भी नहीं बताया आगे किसको, आरओसी को। अब तुमको वो सब बताना है, क्या बोलते हैं पेनल्टी बतानी है, तो ये तो सिंपल है, उसको 15 दिन में बताना था, LLP को आगे चेंज से 30 दिन के अंदर अंदर बताना था, ठीक है, और नहीं बताओगे तो पेनल्टी वगैरह आपके ऊपर लगेगी। ठीक है सर, ये वही वाला है कि उसको 70% ट्रांसफर कर दिया गया अपना इंटरेस्ट, अब वो एक्सेस करने, ये एक्स बंदा था, एक्स जिसको हमने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, वो पार्टिसिपेशन के लिए आ गया। पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ी आ सकते हो तुम, पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ी आ सकते हो तुम। हाँ ये है वो वाला क्वेश्चन, ये एक बार जरा क्वेश्चन देख लो, ये एक बार जरा क्वेश्चन देख लो और ये मई 25 के MTP 2 सीरीज में था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला, आपको डीपी का सेक्शन ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट, इन अ LLP वेयर ऑल पार्टनर आर कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या कॉर्पोरेट बॉडी को डीपी बनाया जा सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डीपी। कॉर्पोरेट एंटिटी थोड़ी डीपी होती है, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डीपी। इफ एन LLP एग्रीमेंट डज नॉट स्पेसिफाई द डीपी वेदर LLP कैन बी वैलिडली फॉर्म्ड विदाउट डीपी, अगर एक LLP एग्रीमेंट के अंदर डीपी के बारे में नहीं लिखा, क्या LLP बिना डीपी के बन सकती है? नो, डीपी का पूरा प्रोविजन लिख दो, इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जिसका नाम स्पेसिफाइड होगा डीपी, वो डीपी बनेगा। अगर ऐसा लिखा है टाइम टू टाइम वाला तो वैसे बनेगा, और अगर कुछ नहीं लिखा तो एज पर LLP एग्रीमेंट डीपी बनेगा, बट बिना डीपी के कभी भी LLP इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। थर्ड, a DP of an LLP in India is planning to relocate permanently to another country, ये बंदा दूसरी कंट्री में क्या करना चाह रहा है? रीलोकेट करना चाह रहा है। क्या कर सकता है? हाँ, क्योंकि 2 DP होने चाहिए, 2 में से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर आप दूसरी कंट्री में रीलोकेट कर भी जाओगे तो नाउ यू विल नो मोर बी अ रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री, और नहीं भी होगे तो चलेगा, क्योंकि 2 में से कोई एक रेजिडेंट होना चाहिए ना, वो तो है। ठीक है, एंड लास्ट, XYZ LLP को पेनलाइज किया गया फॉर नॉन कंप्लायंस, बट एक डीपी ने बोला मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैं तो अनअवेयर था, मुझे क्या पता कि ये सब गड़बड़ चल रही है, मैं नहीं दूंगा भाई, मैं लायबिलिटी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मैं कोई लायबिलिटी नहीं लूंगा, मैं कोई पेनल्टी नहीं दूंगा। वो क्या अपनी लायबिलिटी अवॉइड कर सकता है? आंसर इज नो। सेक्शन नंबर 8 बोलता है आपको कि आप लायबल हो गए ही होगे, आप अपनी लायबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है LLP का। बाकी तो ये फुद्दू क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार पेपर में क्या आया? डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड LLP। तुम तो उम्मीद कर रहे होगे तुम्हारे पेपर में आ जाए डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP, है ना? है ना? यही दिमाग में चल रहा था इनके। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। एक XYZ LLP, ये MTP 1 सीरीज 1 में आया था मई 25 में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आएगा पेपर में कभी ना कभी, देखना पक्का आएगा। XYZ LLP ये इनकॉर्पोरेट हुई 15 मार्च 2023 को। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका कहां पे था? मुंबई में। LLP रिसीव्ड अ लीगल नोटिस फ्रॉम अ सप्लायर, अब इनका कोई सप्लायर था जिन्होंने LLP को कोई नोटिस भेजा और मुंबई वाले ऑफिस पे एड्रेस पे भेजा। हाउएवर, पार्टनर ने क्लेम करा कि हमें तो नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर चुके थे, अपना ऑफिस मुंबई से पुणे शिफ्ट कर चुके थे, तो बोल रहे ऑफिस ही वहां पे नहीं था तो हमें कैसे रिसीव होगा। बट इन्होंने क्या करा था, ऑफिस जब शिफ्ट किया था तो ROC को नहीं बताया था। वो लाइन याद आ गई जो बोल रहा था, उस लाइन पे क्वेश्चन है ये कि जब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा? ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब फॉर्म नंबर क्या है क्या नहीं वो तुम्हें नहीं लिखना, बट एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना है ना। एक्ट में ये तो लिखा है। आपने अगर उसे इन्फॉर्म नहीं किया ROC को तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस वही पुराने वाला माना जाएगा। तो यहां पर ROC ने यही डिसीजन दिया कि एक तो LLP के पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, दूसरी बात जो भी डॉक्यूमेंट LLP पार्टनर या DP को सर्व किए जाते हैं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही किए जाते हैं, बाय स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ई मोड। ठीक है, और आपको अब जब भी आप चेंज करोगे तो आपको ROC को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में बताना होता है। नहीं बताओगे तो हम पुराने वाला ऑफिस मानेंगे। और यहां ROC ने यही कंटेंशन दी, यही डिसीजन दिया कि भाई तुमने बताया ही नहीं था कि तुम्हारा ऑफिस मुंबई से पुणे चला गया, मेरे को तो पता ही नहीं था, तो अभी भी हम तुम्हारा ऑफिस मुंबई वाला ही मानेंगे। और अगर हम तुम्हारा ऑफिस अभी भी मुंबई वाला ही मानेंगे तो इसलिए ये नोटिस वैलिडली मुंबई एड्रेस पे सर्व हुआ है। तुम ये मना नहीं कर सकते कि हमें नहीं मिला, वो तुम्हारी गलती थी। तुमने ROC को क्यों नहीं बताया? तुमने ROC को क्यों नहीं बताया? ठीक है, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना मत कि LLP के भी इतने गंदे गंदे क्वेश्चन आते हैं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये जस्ट वो वाला क्वेश्चन है कि एक फ्रॉड हुआ, मिस्टर जे था जो खबरी लाल बना, उसने जाके क्या करा, सब कुछ बता दिया। तो क्या ये बंदा जाके सब कुछ बताएगा तो क्या इसकी पेनल्टी जो इसके ऊपर लगी थी 1,25,000 क्या वो वेव ऑफ या रिड्यूस हो सकती है? हाँ, अगर ये खबरी लाल जाके बता देगा
तो इसकी पेनल्टी 1,25,000 की रिड्यूस या वेव ऑफ हो सकती है। और अगर ये खबरी लाल बताता है तो क्या इसको सस्पेंड किया जा सकता है? नो, हम इसको क्या नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते। राइट सर। बाकी बड़े इजी वाले क्वेश्चन है, वो तो तुम भी मैनेज कर लोगे, बट जो डिफिकल्ट वाले थे वो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिए हैं। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं? पूरा एक्ट समझ में आ गया है? यस सर, हम लोगों को पूरा एक्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। एंड दिस एक्ट इज डन फ्रॉम माय साइड। अच्छे से प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको अच्छे से याद करोगे। यू नेवर नो कौन से पेपर में, कौन से अटेम्प्ट में कब आपसे ज्यादा मार्क्स का कोई चैप्टर पूछ लिया जाए। इस बार चार्जेस में बैंड बजाई थी, आपको नहीं पता आने वाले अटेम्प्ट में किस चैप्टर में बैंड बजेगी। सो प्लीज डोंट लीव एनी चैप्टर, कोई चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है। और जब भाई सारे चैप्टर करा रहे तो तुम क्यों नहीं कर रहे? जब मैं करा रहा हूं तो कर लो ना, सारे कर लो, एग्जाम्शन आ जाएगी, तुम भी खुश हो जाओगे, मैं भी खुश हो जाऊंगा, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। पेरेंट्स आर ऑल्सो वेटिंग फॉर योर सक्सेस। एक्चुअली मैं उन्हीं के लिए लाइन बोलता हूं, दैट समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। वो पेरेंट्स तो है ना, तो भाई तुमको पढ़ना है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा तुमको थोड़ा ऐसा लगने लगेगा, हो प्रेशर आ रहा है, ऐसा हो रहा है, काम रह के पढ़ाई करो। दिस इज द टाइम टू स्टडी, दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। अभी परेशान नहीं होना, पेपर ऐसा आ गया तो वैसा आ गया तो कुछ नहीं। तुम सिर्फ अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगाओ, जितना अभी एफर्ट डाल सकते हो वो एफर्ट डालो, मेहनत करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। राइट। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो तुम लोग कर नहीं रहे हो भाई, गलत है, बहुत बहुत ही गलत है, ठीक है। कमेंट तुमको करने चाहिए, कमेंट कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लाइव। मिलेंगे अपन उसके अंदर और करेंगे कुछ और धमाल। एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना बाकी सारे दोस्तों के साथ। अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, तो डेफिनेटली जहां जहां ग्रुप्स में हो, जिन जिन दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हो, उनसे कनेक्टेड हो, उनके साथ शेयर कर देना। एंड see you in the next class. So keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tata. Bye-bye. Thanks so much. Bye-bye.